सो हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं हमारे डीएसएसबी के जितने भी एग्जाम कंडक्ट होने वाले हैं, राइट। डी ट्रिपल एस बी के सितंबर, अक्टूबर और नवंबर। मेनली हमारा जो टारगेट है वो है टीजीटी सोशल साइंस का, प्लस वार्डन का, प्लस ग्रेड 4 का, राइट। इन तीन पेपर को मैं ज़्यादातर टारगेट करूंगा। इसके अलावा जितने भी डीएसएसबी के एग्जाम होंगे जिनमें पार्ट 1 का रहता है ज़्यादा, तो उनकी कोशिश करेंगे, राइट। ये पूरा जितना भी मैं आपको एग्जाम करा रहा हूँ पहले, ये 30 डेज का चैलेंज है फुल तरीके से। 30 दिन में मैं आपको 30 पेपर कराऊंगा, राइट। तो ऑन एन एवरेज ये मान के चलिए कि आप 3000 क्वेश्चन कर चुके होंगे, राइट। रीजनिंग में टारगेट रहेगा 19 नंबर का, लगभग 19 से 20। इंग्लिश में टारगेट रहेगा 15 से 16 का। मैथ में टारगेट रहेगा 19 से 20 का। और फिर हमारा जीएस बचता है, वहाँ 14 से 15 क्वेश्चन को टारगेट करेंगे। और लास्ट में हमारा आता है हिंदी। हिंदी में तो 18 से 19 नंबर हम टारगेट करेंगे ही करेंगे, राइट। तो ये हमारा टोटल टारगेट है कि हम कोशिश करेंगे कि 85 के अराउंड स्कोर करें। यहाँ के देखिए, यहाँ के तो सारे क्वेश्चन मैं आपको करा ही दूंगा। एक वीडियो बना के दूंगा, उसमें 100 क्वेश्चन होंगे रीजनिंग के। उन्हीं में से आपको 18-19 फंस जाएंगे। इंग्लिश के लिए मैं आपको डेली 7 दिन के लिए क्लास लूंगा, हर एक चैप्टर कराऊंगा, प्लस प्रीवियस ईयर करा दूंगा। मैथ के लिए मैं आपकी 15 क्लास लूंगा, ठीक है। हर एक चैप्टर की 1 घंटे की क्लास होगी, 1 से 2 घंटे की। हर एक में लगभग 200 सवाल कराऊंगा हर चैप्टर से। तो वो आपका, और ये भी सारे डीएसएसबी वाले ही कराऊंगा फुल तरीके से समझा के चैप्टर को। जीके में 1 1 घंटे का लेक्चर होगा। 1 घंटा हमारा हिस्ट्री का, 1 घंटा पॉलिटी का, 1 घंटा ज्योग्राफी का, 1 घंटा इकोनॉमिक्स का, 1 घंटा फिजिक्स का, 1 घंटा केमिस्ट्री का, 1 घंटा बायो का, राइट। और हम 2 घंटे की एक वीडियो बनाएंगे करंट अफेयर की, और 1 घंटे की होगी हमारी स्टैटिक जीके की। इसमें से 16-17 क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे पेपर में। और हिंदी के लिए कुछ खास करने की ज़रूरत है नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पहले 4-5 दिन में आपको वीडियो थोड़ा सा शायद समझ कम आए, क्योंकि मेरे को टीचिंग का उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन मेरे को पेपर सारा आता है लगभग। तो आज हमने एक और पेपर देखा है, तो इसको शुरुआत करते हैं, राइट। ये जो डीएसएसबी है इसको कलर पेपर देती है, लेकिन मैंने इसको कलर से कन्वर्ट कर लिया ब्लैक एंड वाइट में, क्योंकि पेन वगैरह का भी इशू रहता है, रेड कहीं ग्रीन। और इसके अलावा मेन इशू रहता है कि आपको जो ठीक होता है वो अलग से ही मार्क दिख जाता है ग्रीन में, राइट। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पेपर की। सबसे पहले हम करेंगे शुरुआत रीजनिंग से। लेकिन जो डीएसएसबी का आज हम जो पेपर कर रहे हैं उस पेपर का नाम है टीजीटी स्पेशल एजुकेशन, राइट। टीजीटी स्पेशल एजुकेशन का हमारा जो एग्जाम है वो ये था। और इसी को आज हम टारगेट करेंगे कि पूरा पेपर सोल्व करने की। और कोशिश करेंगे कि 1.5 घंटे से पहले ही सोल्व कर दें। अगर मैं खुद बैठ के करता तो लगभग मुझे 45 से 60 मिनट के बीच लगती, लेकिन समझाना भी पड़ेगा तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग सकता है। आप मेरे साथ बने रहिए। फुल टारगेट है कि भाई जल्दी से जल्दी इस पेपर को हम ख़त्म कर दें, राइट। ये पेन का कलर कैसे चेंज होता है भाई। तो हम ब्लू पेन से शुरुआत कर लेते हैं, राइट। सबसे पहले जीएस का पार्ट आ रहा है, राइट। तो जीएस के पार्ट में पहला क्वेश्चन है, देखिए। ये हमें क्वेश्चन दे रखा है कि ट्रैपिंग लाइट एनर्जी, राइट। ट्रैपिंग लाइट एनर्जी का क्या होता है। पत्ते जो है लाइट एनर्जी को, फुल ट्री वैसे तो करता है, ट्रैप कर लेता है एनर्जी को, फिर वो क्लोरोफिल की हेल्प से फोटोसिंथेसिस के साथ जो है फूड बनाता है। जाइलम और फ्लोएम उसको वाटर और फूड की सप्लाई करते हैं। लेकिन हमसे क्लोरोफिल का ही पार्ट पूछ रखा है, सिर्फ इतना ही आपको पढ़ना है, राइट। तो ये हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल, राइट। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सुप्रीम कोर्ट से इन इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस इज सुप्रीम कोर्ट ओब्लिगेटेड टू रेंडर एडवाइस टू द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट से जो एडवाइस है वो सीख करता है या फिर रेंडर करता है। रेंडर का मतलब क्या होता है कि उसे शायद हल्का सा पहले पता चल जाएगा। अगर कोई पबजी वगैरह खेलता होगा तो उसे बहुत अच्छे से इसका मतलब मालूम होगा कि रेंडर हो रहा है, मुझे लगभग दिख रहा है। लेकिन वो कई बार बोलते हैं कवर के पीछे है, उसके पीछे है। तो रेंडर होना मतलब संभावित, राइट। देखिए, सुप्रीम कोर्ट सिर्फ एक ही केस में हमसे जो है, सुप्रीम कोर्ट जो है प्रेसिडेंट से ले सकती है, किसी भी जो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी होती है या फिर एग्रीमेंट डिस्प्यूट जो कि कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है, राइट। ना कोई बिल, ना कोई लॉ, उन सब से नहीं लेगी। सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं वो भी प्री मतलब जो पहले कॉन्स्टिट्यूशन से बनने से पहले या उससे पहले की चीज़ें होती हैं, वो ही सुप्रीम कोर्ट लेता है। और सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल आप मेरे को बताओ, आपके पेपर में जरूर आएगा एक क्वेश्चन 124 से 147, राइट। एक और क्वेश्चन होता है जो इससे बनता है प्रेसिडेंट से, 243 आर्टिकल नंबर, ये पढ़ के जाना, राइट।
ये कुछ कुछ आर्टिकल हैं जो ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, राइट, फुल्ली एक्सप्लेन नहीं करेंगे, राइट। अब हम बात करते हैं दीवाने अर्ज, ठीक है, ये एक टर्म थी, ये मुगल काल में ही, सारे दीवान भी कहीं कहीं भी दिख जाए तो वो मुगल काल से रिलेटेड होती हैं, राइट। लेकिन मुगल काल में भी क्या थी, जो मिलिट्री होती थी ना, जो मिलिट्री फ्रंट होता था मुगल्स का, उसके लिए ये यूज़ की जाती थी, जो दिल्ली सल्तनत है मीडिएवल हिस्ट्री में जिसको बोलते हैं, तो जो फ्रंट होता था मिलिट्री का, उसी को ही हम दीवाने अर्ज बोलते थे, राइट। और एक अकबर ने अपना एक नया धर्म चालू किया था जिसका एक ही फॉलोअर था, बीरबल। अब मेरे को उस क्या नाम है धर्म का नाम बताओ, राइट। आपको आना चाहिए ये क्वेश्चन वैसे। अभी एक क्वेश्चन है यहाँ पे, एक फ्री रेगुलेशन, देखिए जितने भी अप्रैल 2025 में यूनियन टेरिटरी से क्वेश्चन अगर आपको दिख जाए तो 99% वो दिल्ली में है, क्योंकि बीजेपी यहाँ से जीत के आई है, तो ज़्यादातर चेंजेस हमारे दिल्ली में ही हुए हैं, राइट। तो इसमें भी ये दिल्ली होना चाहिए, ये रहा, दिल्ली ही आपको हर जगह मिलेगा। और दिल्ली का एक क्वेश्चन भी था 239A आर्टिकल, राइट। 239A आर्टिकल जहाँ दिख जाए वहीं दिल्ली ठोक देना है, राइट। अब ये जो हमारा इंडिया है, ये हमारा इंडिया है, राइट। यहाँ पे विंध्यन रेंज है, ये नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडियन को डिवाइड करता है, राइट, ठीक है। इसके अलावा नॉर्दर्न प्लेन्स, ये जो नॉर्दर्न और सदर्न और पेनिसुलर पेनिसुलर प्लेटो जो है, ये वाला पार्ट होता है, इन दोनों को जो रेंज डिफ्रेंशिएट करती है वो विंध्यन रेंज बोलते हैं। फिर सतपुरा रेंज आती है, यहाँ से चार सहायक नदियाँ निकली, बड़ी मेजर नदी निकलती है। कृष्णा को क्या बोलते हैं, साउथ इंडिया की, ठीक है। कावेरी होती है, कावेरी और तापी जो है कौन सी किस तरफ फ्लो करती है बाकी सब रिवर के मुकाबले, ये ईस्ट और वेस्ट आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना, ये बताना। हालांकि मेरे को तो मालूम है, मैंने निशान भी बना दिए हैं, ठीक है। विजडन लीडिंग क्रिकेटर 2025 ऑफ द ईयर, ये कौन बनी है, ये हालांकि अब अगर आसानी से तुक्का भी मारते तो बन जाता। देखिए, मैरिजेन कैप कहाँ की खिलाड़ी है, कोई बता पाएगा? जी नहीं, साउथ अफ्रीकन टीम की एक खिलाड़ी है। स्मृति मंदाना इंडियन की टीम की ओपनर है, इनके साथ जो ओपनिंग करती है वो जेमिया रोड्रिक्स करती है, राइट। शेफाली वर्मा भी करती है। इसके अलावा चमारी अटपट्टू श्रीलंकन टीम की कैप्टन है। श्रीलंकन वीमेंस टीम में सिर्फ एक ही प्लेयर है जो चमारी अटपट्टू है, उसके अलावा बाकी टीम जीरो है, पूरी तरीके से फेलियर, राइट। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी, जो पैसा है उसका सबसे मेन चीज़ क्या होती है? अगर आपके पास पैसा है तो वो पावर होता है, आप उससे कुछ भी खरीद सकते हैं, यानी कि एक्सचेंज वाली चीज़ें या फिर मोनेटरी जितनी भी चीज़ें होती हैं, आप पैसा दे के ये खरीद सकते हैं, वो खरीद सकते हैं। प्राइमरी सोर्स ऑफ पैसा ये है कि आपने पैसा दिया और कुछ खरीदा उसके बदले में, इससे रिलेटेड ही हमारा आंसर होगा, राइट। मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ये आप देख लीजिए, सबसे मेन प्राइमरी है मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यानी कि पैसे के बदले कुछ खरीदना। क्रिएशन ऑफ एसेट्स तो बाद में आएगा, सबसे जरूरी चीज तो आप कुछ खरीदेंगे, राइट। इन्फ्लेशन, वेल्थ, ये सब बाद में आता है। प्राइमरी, प्राइमरी का मतलब आपको, प्राइमरी सोर्स का मतलब पता है आपको? जैसे कि मैंने एग्रीकल्चर है वो हमारा प्राइमरी सोर्स है, राइट। फिर हम उससे आटा बनाते हैं, वो सेकेंडरी सोर्स है, ठीक है। उसको कूट काट के आटा बना के खा के, या फिर आटे की हम ब्रेड बना देते हैं, वो सेकेंडरी सोर्स होता है, राइट। उसी तरीके से टर्शरी सोर्स क्या होता है, उससे भाई कोई टिक्की बना दी बिल्कुल ही धुआंधार काम, उसको गोच गाच मचा गया ना। तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी आपको पता होना चाहिए। पेरिशेबल और नॉन पेरिशेबल भी, जो सड़ जाती है और जो नहीं सड़ती है। पेरिशेबल वो जो जल्दी सड़ जाती है, जैसे कि भाई हमारा दूध सड़ जाता है, लस्सी सड़ जाती है, सेब। लेकिन गेहूं, दाल वगैरह ये नॉन पेरिशेबल होते हैं, सेमी पेरिशेबल इनको बोलते हैं। और जो बिल्कुल नहीं सड़ते, जैसे कि भाई ईंट, ईंट कैसे सड़ेगी, लंबे टाइम तक ठीक चलेगा, शीशा हो गया, राइट। इंडिया की एक टैगलाइन है जिसे मलेरिया को हटाना है, ये 2030 तक है। दो टैगलाइन और हैं, एक हमारी टैगलाइन है 2035 की, एक 2027 की। इन दोनों टैगलाइन को भी बताना। पोलियो का टैगलाइन बताओ, पोलियो खत्म हो चुका है ऑलरेडी। टीबी की एक टैगलाइन है, वो भी बताओ, ठीक है। ये सब आपको हल्का हल्का पढ़ना है, लेकिन टैगलाइन पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि शायद नहीं आएगा, राइट। अब ये हमारी आंख से एक रिलेटेड क्वेश्चन है, ये चारों पार्ट आपको पता होना चाहिए। जो पिछला हिस्सा होता है उसको एरिस बोलते हैं, प्यूपिल हमारा जो आंख का ये वाला पार्ट होता है यहाँ पे, और यहाँ पे रेटिना होता है, राइट। और ये लेंस जो लाइट को फोकस करता है, आपने कितनी बार भी ये बनाए होंगे कि यहाँ पे एक लेंस रखा है, राइट। इसका प्रतिबिंब किसी में पीछे दिखता है, यहाँ पे फोकस होता है, यहाँ पर कर्वेचर होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, राइट। तो ये इसमें से पास होके कभी ऊपर जाती है, कभी नीचे जाती है, कभी इमेज जो है डिमिनिश बनती है, कभी रियल बनती है, कभी इन्वर्टेड बनती है, राइट। तो ये हमारा फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन था, ये आपको हल्का हल्का पता होना चाहिए, क्योंकि जब मैं फिजिक्स की एक क्लास कराऊंगा ना उसमें सब क्लियर कर दूंगा। वैसे देखिए, आईआईटी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर आएगा। इंडिया ने अपना पहला
मेटा प्लेटफॉर्म बनाया है एआई बेस्ड। अब मेटा को जानते होंगे, फेसबुक के अंडर आता है, फेसबुक की जो मदर कंपनी है उसी को मेटा बोलते हैं। अभी अभी इन्होंने काफी लोगों को जॉब से निकाला भी है, राइट। और जकरबर्ग जिसने खोज की थी फेसबुक की, राइट, इन्वेंट नहीं किया था, डिस्कवर नहीं किया था, खोज की थी। अब उसका मतलब बताओ, इन्वेंट और डिस्कवर का डिफ्रेंशिएट करके मेरे को बताओ कि इन्वेंट क्या होता है और डिस्कवरी। डिस्कवरी वो चीज़ होती है कि जो चीज़ पहले से हो और उसको हम खोज करें। जैसे इंडिया की खोज किसने की थी, अमेरिका की खोज किसने की थी, है ना। और इन्वेंट करना है, जैसे मोबाइल है, मोबाइल इन्वेंट किया गया था क्योंकि मोबाइल पहले से प्रेजेंट नहीं था, उसको बनाया गया था जोड़ जुगाड़ करके। तो इन्वेंट और डिस्कवरी में ये डिफरेंशिएशन होता है, राइट। अब दांडी मार्च गांधी जी ने निकाली थी, वो किस लिए निकाली थी, क्योंकि देश के नमक पे टैक्स लग रहा था, राइट। उस समय अंग्रेजों ने मांग क्यों मान ली, क्योंकि लोग रोड पे आ गए थे। अब हमने रिसेंट में देखा एसएससी में जितना भी घपला हुआ, लोग रोड पे आए, लोगों ने सवाल पूछने 2 दिन बाद बंद कर दिए, इसलिए सरकार पावर में है। गांधी जी की पूरी फैमिली बस में घूम रही है इलेक्शन कमीशन को लेकर कि वोट जितने भी हैं वो फ्रॉड हैं, लेकिन कुछ नहीं हो रहा, यानी कि लोगों ने रोड पे आना बंद कर दिया। इस वजह से सरकार ज़्यादा पावरफुल है। हालांकि मैं किसी पार्टी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं करता, लेकिन बीजेपी को थोड़ा बहुत हम सपोर्ट ज़रूर करते हैं। उसके रीज़न मैं आपको क्या बताऊं, चलो। अच्छा, अब ये साल्ट किस मंथ में किया गया था और ईयर बताओ मेरे को, ठीक है। और मार्च में किया गया था, कब से कब किया गया था वो भी मेरे को बताओ, ठीक है। पार्टीशन ऑफ बंगाल कब किया गया था, 1900, यहाँ पे बताओ 1904 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, ये बताओ। रोलेट एक्ट ये भी आपको मालूम होगा, 1918, 1919 और 1920 एक में हुआ था, हालांकि सबको मालूम है, ठीक है। साइमन कमीशन 1927 में भारत में आया था, साइमन गो बैक, ठीक है। लाला लाजपत राय जी का स्वर्गवास वहीं हुआ था। बहुत भयंकर वाले खतरनाक खिलाड़ी थे लाला लाजपत राय, गरम दल के। तो अब हम बात करते हैं बैंक रेट। देखिए, दो रेट होते हैं, एक बैंक रेट, इस बैंक रेट पे आरबीआई छोटे बैंक है ना जितने भी, जैसे एसबीआई, आईसीआईसीआई, इन सब को लोन देता है, एचडीएफसी को, कि मैं तुमको लोन दे रहा हूँ, ठीक है। और कुछ बैंक रेट ऐसा होता है, वो वाले बैंक रेट का नाम बताओ जिसमें एसबीआई खुद लोन देता है आरबीआई को, और वो उससे 0.5% हमेशा कम होता है। इसी में दो टर्म आती है, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। ये भी आपको पढ़ना है। ये मैं सब इसलिए बता रहा हूँ कि जब आप बुक खोलेंगे तो आपको ये सामने टर्म्स आएंगी, आप उसको अच्छे से पढ़ लेंगे। मैं अभी बताऊंगा तो आप 2 दिन बाद भूल जाएंगे, पढ़ा हुआ ज्यादा लंबे टाइम तक याद रहता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं कि विच टाइप ऑफ वेजिटेशन इन इंडिया डिस्प्लेज ए ग्रेजुअल चेंज इन प्लांट टाइप्स सच एज एल्टीट्यूड इंक्रीज। इसका मतलब है, जैसे हम यहाँ पे रहते हैं दिल्ली में, फिर धीरे धीरे अगर हम ऊपर की तरफ जाएंगे, पहले जाएंगे हरियाणा, फिर पंजाब, फिर जाएंगे हिमाचल, फिर इस तरफ जाना हो तो देहरादून, फिर हम जाते हैं जम्मू कश्मीर की तरफ निकल जाते हैं, तो एल्टीट्यूड आपने देखा होगा धीरे धीरे कि मैं तो 10,000 फीट ऊपर चला गया या फिर 12,000 फीट ऊपर चला गया। तो एल्टीट्यूड जैसे जैसे ऊपर जाएगा तो ऐसा ग्रेजुअल चेंज आता है। देखिए, ट्रॉपिकल डेसिडस या थ्रोन फॉरेस्ट, ये तो दोनों गर्म वाले हैं। मैंग्रोव कौन से फॉरेस्ट होते हैं, जो बहुत ज्यादा बारिश जहाँ पे पड़ती है, राइट। और लास्ट में हमारे पास बचा माउंटेन फॉरेस्ट। ये वैसे आपको इजीली आप देख सकते थे और ये आपको मिल भी जाता उत्तर। अगर आप थोड़ा सा भी क्वेश्चन को देखेंगे ना तो आप समझ जाएंगे कि अगर क्वेश्चन को ढंग से समझ लिया तो आंसर आपके सामने होता है। अब बात करते हैं, ये हिंदी में कर रखा है, जीव के वैकल्पिक रूप का शब्द क्या है। मैं इसको पूरी तरीके से डिफाइन नहीं कर पाया हूँ भाई, वैकल्पिक रूप, लेकिन आंसर दे रखा है, क्या दे रखा है, अले ले ले ले, ठीक है। अले ले किसको बोलते हैं आप, अगर आपकी उम्र 17 से 25 है तो फिर आप अपने बाबू को बोलते हैं, ठीक है। और अगर आपकी उम्र 25 से लेके 30 है तब किसी को नहीं बोलते, 30 से ऊपर हो जाने पर अपने बच्चों को बोलते हैं अले ले ले, ठीक है। तो ये भी डेफिनेशन मैंने आपको बता दी अले ले की। अब क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। पहली लॉ सेक्रेटरी, ये मार्च 2025 का करंट अफेयर है, क्योंकि ये जो एग्जाम हुआ था जून में हुआ था, यानी कि मान के चलो जून में आपका पेपर है तो वो मई एंड पे बन चुका होता है, उससे 2 महीने पहले की करंट अफेयर आ रही है। अगर आपका एग्जाम अक्टूबर और नवंबर में है तो अगस्त और सितंबर की पूरी करंट अफेयर आपको करके जानी है, वहीं से आपको 3 से 4 क्वेश्चन फंसेंगे। हम ये दूसरा करंट अफेयर अभी देख रहे हैं, राइट, इस पेपर में। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी सिंचाई विधि मक्का, गन्ना, कपास जैसी पंक्ति फसलों के लिए अधिक उपयुक्त है, राइट। खूड़, खूड़ का मतलब क्या होता है, हरियाणवी लोग तो समझ गए होंगे, खूड़
राइट। ये जो पहले गन्ना है ना, जो गन्ने की पोरी को बोते थे, इसलिए वो पूरा का पूरा गन्ना हो जाता था। ठीक है, वैसे ही मटर मक्का के दाने डाल देते। लेकिन अब जितनी भी ऑर्गेनिक खेती आ रही है उसमें बीज डाल के ही उसको उगा लिया जाता है। और सीडलेस ये प्लांट्स और फ्रूट हो गया। आपने देखा होगा आम में आजकल गुठली नहीं निकलती है अगर आप फॉरेन से आम लेते हैं तो। और अंगूर में, जो इंडियन अंगूर है उसमें थोड़ी थोड़ी कहीं कहीं पे आपने देखा होगा गुठली निकलती है। तो इस तरीके से गन्ना जो है एक बार यहाँ से उधेड़ दिया तो पूरा का पूरा गन्ना बाहर आ जाता है। राइट। लेकिन अगर हम रिसेंट में देखें इंडियन खेती में तो ऐसा नहीं होता है, लेकिन फॉरेन वाले ऑर्गेनिक खेती उसको जो है अलग अलग चीजों को मिला के उसमें चाइना वाले ज्यादा गड़बड़ कर रहे हैं, विदाउट सीड ये चीजें बना रहे हैं। राइट। तो अब हम बात करते हैं अनटचेबिलिटी। किस उम्र में लड़की बोलती है कि मुझे टच मत करना? राइट। 17 की कवारी कुड़ी है ना, तो इसीलिए 17 की उम्र में अनटचेबिलिटी। अब ये है इक्वालिटी ऑफ लॉ, ये है फ्रीडम ऑफ स्पीच। और 15 में रेस, कास्ट या सेक्सुअल तरीके से किसी का हेरेसमेंट करना। और 18 का भी बता दो मेरे को। 16 का होता है जैसे पब्लिक जितने भी ये एबोलिशन ऑफ टाइटल हो गया, जितने भी पब्लिक सर्विस की नौकरी निकलती है सबको इक्विवेलेंट चीजें मिलती हैं, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। आर्टिकल का क्वेश्चन देखिए दूसरा आ गया है इसी पेपर में, तो आर्टिकल से आपको क्वेश्चन जरूर मिलेगा। अब हम बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग वाज ए मेजर एडमिनिस्ट्रेटिव फीचर ऑफ अर्ली मीडिएवल इंडिया। जितने भी अर्ली मीडिएवल का मतलब हम अगर 600 से लेके 1100 के बीच में बात करें तो उस टाइम को बोला जाता है। इसमें एक एडमिनिस्ट्रेटिव फीचर होता था डिसेंट्रलाइजेशन का। डिसेंट्रलाइजेशन गांधी जी ने भी सपोर्ट किया था। यानी कि जैसे इंडिया है, इंडिया में एक सेंट्रल गवर्नमेंट चलती है, लेकिन जितने भी स्टेट है उनमें पंचायत वगैरह या फिर एमसीडी इस तरीके से बना दी गई ताकि पावर को डिसेंट्रलाइज कर दिया जाए और छोटे मुद्दों को वही देख ले। अगर उनमें कोई बड़े मुद्दे हायर लेवल पे होते तो उसको गवर्नमेंट देखती है सेंट्रल, उसको डिसेंट्रलाइजेशन बोला जाता था। देखिए डायरेक्ट रूल उस टाइम दिल्ली में कुछ इतना धुआंधार नहीं होता था। ठीक है। गिल्ड बेस्ड डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का तो नाम ही नहीं। और ब्यूरोक्रेसी, ये दो ऑप्शन तो देखिए मैं आपको आंसर निकालना बताता हूँ यहाँ से। अब आपको ये क्वेश्चन का मतलब नहीं पता जैसे बिल्कुल भी, तो पहले देखेंगे हम। ब्यूरोक्रेसी उस टाइम नहीं थी और डेमोक्रेसी थी ही नहीं। उस टाइम दिल्ली इतनी मेजर चीजें नहीं होती थी दिल्ली में कि सबको दिल्ली ही चाहिए। दिल्ली का जो तख्त है वो 1100 के बाद फेमस धीरे धीरे होना शुरू हुआ था। इसलिए आपके पास एक ही ऑप्शन बनता है, ऐसे ऑप्शन को रिमूव कर सकते हैं आप। इसके बाद मैं नेक्स्ट आपको बताता हूँ सुप्रीम कोर्ट है ना जो रिट लगाता है। आपने रिट पढ़ी होंगी वैसे तो। आर्टिकल 32 भी मेरे को एक बार बता दो कि जितने भी फंडामेंटल राइट है, अंबेडकर साहब ने एक बताया था कि हार्ट ऑफ इंडियन जितने भी फंडामेंटल राइट है उसका आर्टिकल है 32। इसलिए आर्टिकल 32 तक आपको याद होना चाहिए। ठीक है। और मार्शल लॉ भी होता है इसी के आसपास, मेरे को वो आर्टिकल भी बताना है कि ठीक है सुप्रीम कोर्ट कौन से जो है रिट को डिस्क्राइब करता है। रिट जुरिडिक्शन, रिट जुरिडिक्शन। ठीक है। रिट एक ब्रांच होती है सुप्रीम कोर्ट में जिसके अंडर कई सारी ब्रांचेस आती है, सब ब्रांचेस। ये ओरिजिनल होती है, ओरिजिनल के अंडर आती है रिट। रिट के साथ ही काफी सारी DA1 DA2 ऐसे करके ब्रांचेस होती हैं। ये इंटरनल बातें हैं, खैर आपको अभी तक मालूम नहीं होगा। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ ये 32 की रिट के लिए कि ये जितनी भी रिट होती हैं, अगर आपके फंडामेंटल राइट का हनन हुआ है तो आप आर्टिकल 32 के हिसाब से डायरेक्टली जाके सुप्रीम कोर्ट में रिट लगा सकते हैं। इसके अलावा बहुत कम चीजें होती हैं जो डायरेक्टली आप सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। उसके लिए पहले कैट या फिर हाई कोर्ट में जाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके फंडामेंटल राइट का हनन हुआ है तो डायरेक्टली आप जाके सुप्रीम कोर्ट में खड़े हो सकते हैं। एक चीज मैं आपको आज बता दूं, मान लीजिए आपके ने सड़क पे गड्ढा देखा और आपने गवर्नमेंट के पे केस भी कर दिया ना रिट डाल के कि इस गड्ढे की वजह से मेरी मौत हो सकती थी, तो सुप्रीम कोर्ट उसको बिल्कुल कंसीडर करेगी। हालांकि हम एक जो है डेवलपिंग नेशन है, तो वो आपको सलाह देगी कि इस तरीके का केस ना किया जाए। ठीक है। अब मान लो आपको गाय चलती हुई दिखाई देगी रोड पे और उसने आपको टक्कर मार दी, तो भी आप ये रिट लगा सकते हैं कि मैं मर सकता था। और ठीक है आपने बोला कि मेरे को फ्रीडम ऑफ लाइफ नहीं मिलेगी, है ना, तो इस वजह से आप लगा सकते हैं, वैसे कोई इशू नहीं है। अब नेक्स्ट चलते हैं कि विच आर्टिकल आर्किटेक्चरल एलिमेंट सिंबलाइज रॉयल्टी एंड वाज लेटर डेवलप्ड इनटू ए कंपोजिशन विद द मल्टीपल अम्ब्रेलाज एट टॉप ऑफ द बुद्धिस्ट स्तूप। ठीक है। बुद्धिस्ट स्तूप ये एक आपको याद भी होना चाहिए कहाँ पे बनाए जाते थे। ज्यादातर इस तरीके से बनाया था। सांची कहाँ पे है आपको ये जरूर याद होना चाहिए। कोणार्क टेम्पल कहाँ पे है? ठीक है, उड़ीसा में रिलेटेड, उड़ीसा में है। ये दोनों आपको याद होना चाहिए। देखिए
ट्री तो था ही नहीं, स्तूप किस तरीके से, अशोक पिलर से कोई मतलब नहीं, लोटस पेडेस्ट्रियल से कोई नहीं। हर्मिका का क्या मतलब होता है, अगर आप हिंदी में इसको समझेंगे तो आप जान जाएंगे कि स्तूप का मतलब ही ये होता है, राइट। तो अब हम करते हैं हमारी रीजनिंग। रीजनिंग में मैं आपको कोशिश करूंगा कि पेन कम रखने की कोशिश करें। पहले 4-5 पेपर में मैं ज्यादा से ज्यादा पेन रखना, उसके बाद नहीं करना। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं हम, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 1 में सिर्फ साइन चेंज करना है। इसमें एक चीज कांस्टेंट है, जैसे 26, 8, 2, 2, 42, एक चीज कांस्टेंट है, ये सब न्यूमेरिक डिजिट जो है ये कांस्टेंट है, बाकी सबको इनका साइन चेंज करना है। इसका मल्टीप्लाई हो गया, इसका प्लस हो गया, इसका डिवाइड हो गया, इसका माइनस हो गया। तो अगर हम इसको करेंगे, सबसे पहले 1 प्लस यहाँ पे 4 गया, ठीक है। +1 -42। अब हम इसमें करेंगे 207 -42 जो कि आता है 167। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन जो है, आप आंसर मत देखिए, आंसर से कभी भी इस तरीके से क्वेश्चन में आंसर नहीं देखना है। पहले आपको क्वेश्चन को पढ़ना है। 1 2 3 4, हमारे को 5 ये दे रखे, 1 2 3 4 और 5 यहाँ पे क्या आएगा। इसमें आप अगर सबसे चीज कॉमन देखेंगे ना, तो आपने देखा कि पहले वर्ड को देखो, बी बी बी, 3 में है तो हम पहले वर्ड को छेड़ेंगे ही नहीं। हम क्या छेड़ेंगे, अगर आपने एक चीज नोटिस की हो, लास्ट वाला वर्ड देखो हर एक का अलग है, तो हम लास्ट वाले वर्ड को टच करेंगे। लास्ट वाला वर्ड कौन सा है, जैसे यू पी के एफ, राइट। आपने पीछे से समझा, यानी कि सब में 5-5 का डिफरेंस है। देखिए 21, 16, 11, 6, 5 का डिफरेंस है। यहाँ पे एक आना चाहिए, एक का मतलब ए एक ही ऑप्शन में है, वो ये है, राइट। अगर आप हर एक को देखते ना, तो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता। इसी तरीके से रीजनिंग को करना है कि ऑप्शन को सॉर्ट कर लो, राइट। अब हमारा क्वेश्चन आ जाता है नेक्स्ट, कि सबसे पहले बनाते हैं, ऑल कैबेजेस आर मोंक्स। ये सारी कैबेज है जो कि मोंक है। ऑल मोंक्स आर नट्स, नो नट इज ए रैबिट, ये हमने बना दिया। तो नो कैबेज इज ए रैबिट, रैबिट का कैबेज से कोई मतलब नहीं है, सही बात है ये बिल्कुल। सम नट्स आर कैबेजेस, सम नट्स आर कैबेजेस, अंदर की तरफ जाएंगे तो सम होता है, यानी कि दोनों इसमें जो कंक्लूजन है वो फॉलो कर रहे हैं जी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, एक मैच करता है, एक इसमें से अनमैचिंग है, बाकी 3 मैच करते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन में आपको पहले 3 ऑप्शन पढ़ने हैं बस, चौथा ऑप्शन कभी भी नहीं पढ़ना। अब जैसे मेरे को नहीं मालूम कि कौन सा आंसर है, इसको आप थोड़ा सा साइड कर लीजिए, ठीक है। अब इसमें हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, जैसे FWN, एफ का होता है 6, डब्ल्यू का होता है 23 और एन का होता है 14, थोड़ा जल्दी लिखना। और अगला है RZI, आर का मतलब होता है 18, जेड का मतलब होता है 26 और आई का मतलब होता है 9। एक मैं थर्ड और लिखना चाहूंगा, TKB। थर्ड क्यों लिखूंगा मैं, इसलिए बताऊंगा अभी। 11, 20, 11 और 2, यानी कि TKB। अगर आप इनमें गैप देखेंगे ना, ये 9 का गैप है, ये 9 का गैप है, ये कितने का गैप है, ये 8 का गैप है, और ये, ठीक है। फिर हम देखेंगे ये 9 का गैप है और ये भी 9 का गैप है, यानी कि जितना भी हमने ये भी 9 का लिख लो भाई। हमने देखा कि 9 9 9 9 और 8 9, यानी कि ये दो ठीक है, ये वाला गलत है, यानी कि RZI वाला गलत है। अब मैंने चौथा क्यों नहीं देखा, अगर मान लो ये भी 9 हो जाता ना, पहले में 9 9, दूसरे में 9 9 और तीसरे में भी 9 9, तो इसका मतलब है कि चौथा ही गलत है। हमेशा इस वाले क्वेश्चन में 3 बार ही ट्राई करेंगे, आपके पेपर में ये क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है। अब ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, इसलिए मेरे को इसकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। अब इसने क्या बोला है कि एक सर्कलर, उसमें 8 लोग बैठे हैं, हम हमेशा 2 सर्कल बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें एक चीज फिक्स होगी, वो आपको देखना है, राइट। सपना सिट्स थर्ड टू लेफ्ट ऑफ रिया, सपना यहाँ बैठती है रिया के थर्ड लेफ्ट में, तो आमने सामने ही बैठेंगी। हमने यहाँ पे बिठा दिया रिया को और यहाँ पे बिठा दिया सपना को, ठीक है। और अब हम अगले पे चलते हैं। क्या था, सपना सिट्स थर्ड टू लेफ्ट ऑफ रिया, रिया यहाँ नहीं आएगी भाई, थर्ड टू लेफ्ट ऑफ रिया, थर्ड टू लेफ्ट ऑफ रिया,
एक पोजीशन हमारी फिक्स हो गई, यानी कि सिर्फ 6 और बैठाने रह गए। अर्जुन सिट्स सेकंड टू लेफ्ट ऑफ सपना, सेकंड टू लेफ्ट ऑफ सपना, अर्जुन यहाँ बैठा दिया, अर्जुन यहाँ भी बैठा दिया। अब नेक्स्ट आता है कनक सिट्स थर्ड टू लेफ्ट ऑफ कियान, कियान हु इज ए नेबर ऑफ रिया, यानी ना तो हमें रिया रिया का ये दे रखा। अर्जुन कनक सिट्स थर्ड टू लेफ्ट ऑफ कियान हु इज इमीडिएट नेबर ऑफ रिया, रिया का नेबर कौन है? कियान है, कियान। तो एक बार हमने कियान को नीचे की तरफ ले लिया, एक बार ऊपर की तरफ ले लिया। वो क्यों हमें नहीं पता, वो लेफ्ट में बैठा है या फिर राइट में बैठा है, राइट। तो अब चलते हैं कनक सिट्स थर्ड टू लेफ्ट ऑफ कियान, थर्ड टू लेफ्ट ऑफ कियान कौन है? 1 2 3, यहाँ पे कौन आएगी? कनक, यानी कियान के लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट में 1 2 3, यहाँ पे आएगी कौन? कनक। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। टिया इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ प्रिया एंड रिया, ये रिया थी, ये भी रिया थी। अब ये कह रहे हैं कि जो कनक है, टिया, टिया इज द पार्ट नेबर ऑफ, टिया यहाँ आ जाएगी और पिया यहाँ आ जाएगी, क्योंकि इमीडिएट नेबर ये और ये दो हैं। लेकिन यहाँ पे हम इसको फिट नहीं कर सकते, क्योंकि रिया और टिया अगर हमने यहाँ लिख दिया तो फिर पिया यहाँ पे नहीं आ पाएगी, पिया यहाँ पे बिठा दी हमने, अब भी यहाँ भी दोनों में ही ठीक बैठ रही है अभी तक, ठीक है। हु सिट्स थर्ड टू लेफ्ट ऑफ टिया, टिया कहाँ है? इसके थर्ड टू लेफ्ट में कौन होगा? 1 2 3, जिसका नाम अभी तक नहीं आया है, सिया, ये बैठेगी टिया के थर्ड लेफ्ट में। 1 2 3, सिया का नाम नहीं आया, ये सपना है, याद रखना। दोनों फिगर हमारी बिल्कुल करेक्ट बन गई। आपको सेंटेंस टू सेंटेंस करके जाना है इस पेपर को, राइट। दो आपको है ना 4 से 5 क्वेश्चन मैथ में और 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे होंगे रीजनिंग में जो बनाने पड़ेंगे। अब एक क्वेश्चन है, ठीक है, इसको करते हैं सबसे पहले तो भाई। क्यू स्टार्ट करता है एक पॉइंट डी से, एक पॉइंट है डी, यहाँ से इसने शुरू किया क्यू ने, और ये करता है 2 किलोमीटर टूवर्ड वेस्ट। अब उसके बाद वो राइट टर्न ले लेता है और 4 किलोमीटर चलता है। अब ये यहाँ से फिर से राइट टर्न ले लेता है और 7 किलोमीटर चलता है। अब ये फिर से राइट टर्न ले लेता है और 3 किलोमीटर चलता है, ठीक है। ही टेक ए फाइनल लेफ्ट टर्न, ये 9 किलोमीटर वाला रह गया, 7 किलोमीटर चलता है। ही टेक ए राइट टर्न एंड ड्राइव 9 किलोमीटर, ये 9 किलोमीटर चला जाता है, ठीक है। अब ये एक और राइट टर्न लेता है और 4 किलोमीटर चल देता है, ठीक है। अब ये लेफ्ट टर्न, ही टेक अनदर टर्न एंड ड्राइव 3 किलोमीटर, ये 3 किलोमीटर चल लेता है, ठीक है। ये 4 यहाँ पे चल लिया और 3 यहाँ पे। अब ये कह रहा है कि 1 किलोमीटर लेफ्ट टर्न लेता है और फिर वो कहाँ पे पहुंच जाएगा? तो ये 1 किलोमीटर और इधर आएगा और यहाँ पे पहुंच जाएगा, ये इसके सामने है, वैसे तो ये पॉइंट लाई होना चाहिए। अभी हमसे पूछ रहा है कि डी पॉइंट पर पहुंचने के लिए उसको कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा और किस डायरेक्शन में। ये यहाँ पे पहुंच गया लगभग, तो ये इस डायरेक्शन में करना पड़ेगा, यानी कि नॉर्थ में। और डिफरेंस कितना होगा, देखो मैं आपको डिफरेंस समझा देता हूँ। 3 किलोमीटर ये यहाँ पे चल लिया, 4 किलोमीटर ये यहाँ पे चल लिया, तो 7 किलोमीटर चल गया। लेकिन बराबर आने के लिए इसे 9 में से घटाना पड़ेगा, 9 में से 4 को और इस 3 को, तो ये 2 किलोमीटर नॉर्थ डायरेक्शन में चलेगा। यही हमारा उत्तर है, राइट। नेक्स्ट पे चलते हैं। वैसे एक भी निकाल सकते थे, नॉर्थ पता चल गया तो एक ही ऑप्शन था नॉर्थ में। अब ये क्वेश्चन है, इसको 4 सेकंड में करना है। 4 का मतलब 36 है, 5 का मतलब 45 है, तो 12 का मतलब, यानी कि इसको 9 से मल्टीप्लाई कर रखा है, इसको 9 से मल्टीप्लाई कर रखा है, इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 108, ठीक है। अब ये वाले जो क्वेश्चन है, मैंने कल आपको एक बहुत अच्छी ट्रिक समझाई थी कि अगर इस तरीके के क्वेश्चन निकालने हैं ना, तो वो फिगर वगैरह ढंग से बना लेना, राइट। तो सबसे पहले क्वेश्चन बनाते हैं। P प्लस क्यू, P प्लस क्यू का मतलब है P पत्नी है किसकी? Q की। एक सेकेंड, P पत्नी है Q की, ठीक है। ये दोनों हस्बैंड वाइफ पे हमेशा ब्रैकेट लगा लेना। अब ये क्या कह रहा है? Q डिवाइडेड बाई G, यानी कि Q जो है पुत्र है किसका? G का। और G जो है, G परसेंटेज, G जो है फादर है किसका? है H का, यानी कि ये दोनों भाई बहन हो गए।
अब एच जो है, एच इज द सिस्टर ऑफ के, ये तीनों भाई बहन हो गए। अब हमसे रिलेशन पूछा है, पी का के से क्या संबंध है, पी के का क्या लगता है, के का भाई है क्यू, और इसके भाई की वाइफ है ये, यानी ब्रदर्स वाइफ, ब्रदर्स वाइफ। और ये पहले ऑप्शन है भाई की पत्नी, भाभी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें अगर जो हम गैप देखें ना, देखो 31 का गैप है, 31 का गैप है, 31, 31, और इसमें 52 में से 31 निकाल देंगे तो हमारे पास बचेगा 21। सारों में 31 का गैप है। ये जल्दी कोशिश किया करो पिक करने की, राइट। 6 से 7 सेकंड लगने चाहिए। अब ये वाला क्वेश्चन है, जैसे इसमें क्या क्या रखा है, एक कथन है और उसका रीजन दे रखा है, क्या इस कथन के ये रीजन सेटिस्फाइड है या नहीं, राइट। एक सुसमृद्ध अर्थव्यवस्था होने के बावजूद कई लोग गंभीर जल संकट के कारण शहर जी को छोड़ रहे हैं। समृद्ध अर्थव्यवस्था है, मान लीजिए अमेरिका है, अमेरिका एक समृद्ध अर्थव्यवस्था है, लेकिन फिर भी वहाँ पे वाटर क्राइसिस है। ऐसा वाटर क्राइसिस हमारी एक जगह है जो कि आती है अभी चेन्नई। चेन्नई में पानी का लेवल बहुत ज़्यादा नीचे जा रखा है। एक लगभग अच्छी ठीक ठाक सिटी है, वैसे ही अमेरिका को मान लेते हैं, अमेरिका में भी पानी की कमी मान लेते हैं, और वो लोग वहाँ से जा रहे हैं। इसका क्या मतलब हुआ, यानी कि जिस सिटी में वो जा रहे हैं वो इससे बेटर सिटी ही होगी, तभी तो वो लोग वहाँ पे जा रहे हैं। सिर्फ पानी के लिए कोई नहीं जाएगा। मान लीजिए चेन्नई अमेरिका को बोल दे कि भाई सीरिया चले जाओ, ईरान चले जाओ, वो जाएंगे? नहीं जाएंगे। वो उससे बेटर सिटी होगी तभी वो लोग जाएंगे, ठीक है। और पानी की सुविधा भी होनी चाहिए ठीक ठाक, अगर कम है तो वो क्यों ही जाएंगे। तो इसके दो ऑप्शन दे रखे हैं। शहर जी का जल आपूर्ति असंरचना पुराना हो चुका है और वर्तमान मांग को पूरा नहीं कर सकता। बिल्कुल सही बात, ठीक है। यानी ये दे ही रखा, जल का संकट है। आसपास के शहर में बेहतर नौकरी के अवसर और उच्चतर जीवन स्तर प्रदान करते हैं, राइट। अमेरिका उसी शहर में जाएगा जो उनसे बेटर होगा, चेन्नई उनसे बेटर में ही जाएगा। तो ये दोनों ऑप्शन ठीक लग रहे हैं मेरे को, बाकी एक बार देख लेते हैं। हाँ, ए और बी दोनों संभावित कारण हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा। अब एक दे रखा है डिस्क और सैड, इनमें 3 वर्ड कॉमन है, देखिए DIS। हमसे कोड पूछा है किसका, ए का, यानी कि इनमें से 3 चीज कॉमन है, 3, 1, 0, और 2 आंसर है जो अनकॉमन है, राइट। ए का अनकॉमन है 2। इनको थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करते हैं, राइट। अब हमसे पूछ रखा है कि हाउ मेनी लेटर्स आर देयर बिटवीन द सेकंड लेटर ऑफ फर्स्ट वर्ड, सेकंड लेटर ऑफ फर्स्ट वर्ड कौन सा होगा, ई, फ्रॉम द लेफ्ट, एंड द सेकंड लेटर ऑफ द फर्स्ट वर्ड फ्रॉम द राइट, सेकंड लेटर ऑफ द फर्स्ट वर्ड फ्रॉम द राइट। यानी ई और पी के बीच में कितना डिफरेंस है, ई का है 5 और पी का है 16, यानी कि 5 तो वो और 5 इसके पहले के, यानी कि 6, 7, 8, 9, 10, 11, यानी कि 10 का डिफरेंस है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं। ये हमसे इनमें से एक इनकरेक्ट है, ठीक है। तो हम इनकी संख्या लिख लेते हैं पहले तो, कि भाई इनमें से कोई एक इनकरेक्ट है, राइट। जैसे कि हम लिखते हैं BZ, पहले बी को ट्राई करते हैं, BZ। बी का मतलब हो गया 2, एक्स का मतलब हो गया, इसका हर एक का फर्स्ट वर्ड देखेंगे 24, टी का मतलब हो गया 20, क्यू का मतलब हो गया 16, एल का मतलब हो गया 12, और एच का मतलब हो गया 18, राइट। अगर हम सब में डिफरेंस देखेंगे तो जो डिफरेंस है एल के बाद एच, 12 और 6 18, यानी कि बी के बाद एक्स, ये चार चार घट रहे हैं, राइट। इसमें से एक गलती है, राइट। अब हमें वो देखना है कि गलती इसमें क्या है, ठीक है। इनमें से एक गलत है, तो बी के बाद ये हमने इसमें 4 ऐड किया, 24, फिर इसमें से 4, इसमें से 4, इसमें गड़बड़ है भाई, है ना। अगर आप इसको ढंग से देख रहे हो, यानी कि ये वाला QLY मेरे को जो है वो गड़बड़ लग रहा है। बी का मतलब हो गया 2, एक्स का मतलब हो गया, एक्स का क्या मतलब होता है भाई, एक्स तो 23 होता है ना, एक्स होता है हमारा 24, हाँ। एक्स 24 हो गया, 2, 24, टी का मतलब 20, ये 4 का गैप है, फिर 16,
ये भी 4 का गैप है, फिर 12, ये भी 4 का गैप है, यहाँ भी 4 का गैप है, और लास्ट में आ रहा है हमारा एच, एल के बाद एच, एच आता है हमारा 8 पे, तो यहाँ भी हमारा 4 का गैप है। तो सब में जो है वो 4 का गैप आ रहा है। ये मैंने 12 कैसे लिख दिया था भाई, 12 के बाद 18 नहीं आना चाहिए था, 8 आना चाहिए था। तो सब में सेम गैप है। अब हम नेक्स्ट डिजिट पे चलते हैं, जो कि हमारी है जेड। जेड है जो वो 26 पे है, यू जो है वो 21 पे है, और इसके बाद हम पी 16 पे है, एल जो है वो 12 पे है, एफ जो है वो 6 पे है, और एक आ गया हमारा ए का, यानी कि 5 का गैप। ये यहाँ भी 5 का गैप, यहाँ भी 5 का गैप, यहाँ पे 4 का गैप, यानी कि ये वाला गलत है, यानी कि लास्ट थर्ड जो हमारा वो क्यू एल वाई है, जो कि गलत है। आप समझ गए, गैप देख के करना। एक दो क्वेश्चन होंगे भाई जो आपको थोड़े से डिफिकल्ट लगेंगे, राइट। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच, अब अगली हमें संख्या पता करनी है कि हमारी अगली संख्या जो है वो क्या होगी। देखिए आपको सीधा करना है, वाई और टी में देखिए 25, 20, 15, जे का होता है 10, और जो आंसर आएगा उसका 5 से रिलेटेड होगा, यानी कि जो ई से शुरू हो रहा है वही आंसर होगा हमारा, राइट। तो ई से हम एक बार ऑप्शन देख लेते कितने ठीक है, सारे ई से रिलेट हो रहे हैं भाई। और लास्ट का हम चेक करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए ई तो सब में कॉमन है, लास्ट वाला वर्ड अगर हम चेक करें, यानी कि आर एच एम जे, ये चारों जो है अलग अलग है, इनमें भी 5-5 का गैप है। जैसे जी और बी में 5 का है, बी और डब्ल्यू में 5 का है, डब्ल्यू और आर में 5 का है। डब्ल्यू जैसे हमारा हो जाता है 23, आर हो जाता है 18, 18 में से 5 गए 13, यानी 13 पे एम आएगा। एक और क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा, इसमें हमारे जो बॉक्स वाले क्वेश्चन होते हैं कि हमको ना 7 बॉक्स दे रखे हैं, राइट। 1 2 3 4 5 6 7, इसमें से कोशिश करना है कि एक की पोजीशन जिसकी फिक्स हो वो सबसे पहले लिखें। सबसे पहली लाइन पढ़ेंगे और बना देंगे, ओनली 3 बॉक्सेस आर कीप्ड बिलो बी। बी के ऊपर 3 है और नीचे भी 3 है, तो बी को हमने यहाँ भी लिख लिया और बी को यहाँ भी लिख लिया, दोनों साइड हमने बी को लिख लिया है। अब बोलता है कि ओनली 2 बॉक्सेस आर कीप्ड बिटवीन बी एंड जी, यानी बी और जी के बीच में 2 बॉक्स हैं, तो जी यहाँ भी आ सकता है और यहाँ भी आ सकता है, 2 बॉक्स हैं दोनों के बीच में, ठीक है। ओनली एफ इज केप्ट इमीडिएटली अबव सी, एफ जो है वो सी के ऊपर है, राइट। ओनली एफ इज केप्ट इमीडिएटली अबव सी। अब ए इज केप्ट एट सम प्लेस बिलो डी, ए जो है डी के नीचे है और ई से ऊपर है, कि इन इन पांचों संख्या में से ये कोई भी मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ से हमें क्वेश्चन जो है वो बनाना पड़ेगा, यानी कि मान लेते हैं कि एफ यहाँ पे आ गया और सी यहाँ पे आ गया, एफ यहाँ पे आ गया और सी यहाँ पे आ गया। अब ये क्या कह रहा है कि ये हमने भर लिया एफ और सी, अब हमारे पास 3 डिजिट रह गई। अब ये कह रहा है कि ए जो है डी से नीचे है, ए जो है वो डी से नीचे और ई से ऊपर है, ए जो है डी से नीचे है और ई से ऊपर है, तो ये वाला क्वेश्चन ठीक है हमारा। ए जो है डी से नीचे है और ई से ऊपर है, ठीक है। ये दोनों हमारी चीजें बिल्कुल पूरे तरीके से मैच कर रही हैं। लेकिन अगर आपने इसमें देखा हो, एक चीज थी, बी और जी के बीच में भी 2 थे, ये भी 2 थे, एफ इज कीप्ड इमीडिएटली अबव सी, एफ के ऊपर भी सी आ गया, यहाँ भी सी आ गया। ए इज कीप्ड एट सम प्लेस बिलो डी, बिलो डी आ गया और ई से ऊपर आ गया। हाउ मैनी बॉक्सेस आर कीप्ड बिलो ई, यानी कि इसमें से हमारे पास ई के नीचे कितने बॉक्स होने चाहिए। हाउ मैनी बॉक्सेस आर कीप्ड बिलो ई, ई तो हमारे यहाँ बन ही नहीं रहा है ना, ई के नीचे एक और आएगा, ये कितने 1 2 3 4 5 6 7, एक डिजिट की गड़बड़ है। अब वो देखते हैं, हाउ मैनी बॉक्सेस आर कीप्ड बिलो डी, ई, डी, एफ, एफ और सी, ओ एक गड़बड़ होगी भाई, ये दोबारा निकालना पड़ेगा, ये एफ इसके ऊपर ही आना चाहिए था,
इसमें दे भी रखा है, दोबारा बनाता हूँ भाई, कई बार हमसे भी गलती हो जाती है। मैं खुद फर्स्ट टाइम बना रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7, ये हमने बना लिया। बी के ऊपर 3 है, बी के नीचे 3 है, ठीक है। अब इसने बोल दिया ए जो है डी के नीचे है, ठीक है, किसी प्लेस एग्जैक्टली नीचे नहीं है और ई से ऊपर है, राइट। तो ए ई नीचे ही, ये हमने देख लिया। अब ये बोल रहा ओनली 2 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन बी एंड जी, बी और जी के बीच में 2 बॉक्स हैं, या तो जी यहाँ आएगा या फिर जी यहाँ आएगा, ठीक है। ओनली एफ इज कीप्ड इमीडिएटली अबव सी, सी के ऊपर होना चाहिए एग्जैक्टली एफ, वो हमने लास्ट में नहीं देखा था। पिछली वाली में यही गलती हो गई थी कि जो सी है, हम यहाँ पे बना लेते हैं पहले, सी जो है एफ के नीचे होना चाहिए, सी जो है एफ के नीचे होना चाहिए, या फिर यहाँ पे बोल दिया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट में बनाते हैं, हम यहाँ नहीं बनाएंगे, यहाँ बना लेते हैं क्योंकि ये तो सामने सेम सेम हो जाएगा। सी जो है एफ के नीचे हो गया। अब हम बोल रहे हैं कि भाई ए इज कीप्ड बिलो एट सम प्लेस बिलो डी, यानी कि ए यहाँ पे आएगा और यहाँ पे आएगा हमारा डी, ये यहाँ पे, ए यहाँ पे, और ई से ऊपर, यानी ये प्लेस हो गई ई की, इसके ए ई की प्लेस ये हो गई, तो इसके नीचे ए की डंडा आएगा। ये हमने पिछली बार 6 ही बनाए थे, 7वां तो मैं भूल ही गया था। ये क्वेश्चन था हमारा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, साइन चेंज करने हैं। तो हमें एक चीज़ कांस्टेंट पता है, 19 4 87 3 और 11, प्लस और माइनस को कर देंगे, यानी कि माइनस को प्लस कर देंगे, डिवाइड को मल्टीप्लाई, माइनस और डिवाइड बाई। अब यहाँ पे आ गया हमारा 29, 19 चौका 76 माइनस 29 प्लस 11, यानी कि ये 87 में से 29 गए तो 58। ये इतना जल्दी कैसे हुआ, 29 एकम 29, 29 दूनी 58, 29 दिए 87, थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना होता है। अब ये वाला क्वेश्चन है भाइयों, इसको थोड़ा जल्दी बनाने की कोशिश करो। ये एक क्वेश्चन है, इसमें लगेगा, आप देख लेना और पोज करके सोल्व करना, मैं कर देता हूँ, मेरे से तो हो गया। जैसे ये है, इन दोनों का मल्टीपल जो होता है वो 720 होता है, तो मल्टीप्लाई से तो नहीं होगा, ठीक है। 18 का अगर हम स्क्वायर देखें तो 324 होता है, 18 का स्क्वायर 324, और इसमें 40 जोड़ देंगे तो 364। दूसरा हमने देखा 13 का स्क्वायर जो होता है वो 169, 169 में अगर हम 9 जोड़ देंगे तो 178। हमें एक ऐसी चीज देखनी होगी जिसका स्क्वायर प्लस ये का सम आना चाहिए उत्तर में। 12 का स्क्वायर होता है 144 प्लस 31 176, ये नहीं होगा। 6 का स्क्वायर जो हमारा होता है 36, 36 प्लस 13 49, ये वाला हमारा ऑप्शन हो गया। एक दो क्वेश्चन तो आपको बनाने पड़ेंगे। अब ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ये कह रहा है कि भाई यदि सभी संख्याओं को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो इस प्रकार बने कि अनुक्रम में बाईं की ओर से तीसरी संख्या का पहला अंक, बाईं की ओर से तीसरी संख्या का पहला अंक जो कि 4 है, तथा बाईं की ओर से चौथी संख्या, बाईं की चौथी संख्या ये है, के पहले अंक 2 के योग का परिणाम, यानी 4 प्लस 2 6 होगा। अब ये वाला क्वेश्चन है बॉक्स वाला, इसको करके देखना भाइयों। 7 बॉक्स हमें फिर से दे रखे हैं, एक इस बार गलती नहीं करेंगे फर्स्ट टाइम में ही। 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 7 बॉक्स है। बी को नीचे से 5वें स्थान पर रखा जाता है, यानी कि बी यहाँ आ जाएगा, 1 2 3 4 5, यहाँ भी बी लगा दिया। अब बी और डी के बीच में केवल एक बॉक्स को रखा गया है, ठीक है, बी और डी के बीच में एक बॉक्स को रखा गया है, तो या तो ये होगा या ये होगा। आई और, ठीक है, आई और के बीच में केवल 3 बॉक्स हैं, तो आई और के की किसी की पोजीशन नहीं पता, हमें बी की पता है। हाँ, पहले ये करेंगे, आई को बी के ऊपर किसी एक स्थान पर रखा गया है, आई को बी के ऊपर किसी एक स्थान पे रखा गया है, यानी आई इन दोनों में से भी हो सकता है, और एक ये हो गया। और आई और
के बीच में 3 बॉक्स है, यानी कि 1 2 3, यहाँ पे के लगा दिया हमने। अब इधर पोजीशन सेटिस्फैक्ट्री सी नहीं लग रही है। अब सी और जे के बीच में कितने बॉक्स, ए को जे के ठीक ऊपर रखा गया है, ए को जे के ठीक ऊपर रखा गया है, तो लास्ट में होगा ए बी सी, सी यहाँ पे आ जाएगा। तो सी और जे के बीच में कितने हैं, एक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमें एक ओड को निकालना है। ओड को निकालने के लिए हमें सबसे पहले देखो टीआरवी इन दोनों को लिख लेंगे। अरे भाई बड़ा हो जा। टी आर वी, हम पहले तीन को ही चेक करेंगे। टी हो गया हमारा 20, आर हो गया हमारा 18, वी हो गया 22। ठीक है, अब हम नेक्स्ट को देखते हैं। के आई एम, किम हो गया, के हो गया हमारा, के हो गया हमारा 11, आई हो गया 9 और एम हो गया 13। एक फॉर्मेट हो रहा है, ये इससे +4 है, ये इससे +2 है। ठीक है, ये इससे +2 है, ये इससे +4 है, यानी कि ये दो तो ठीक है ही है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं ऑप्शन पे। एफ डी एच, एफ डी एच को करें 6 4 8, ये इसका +2 है, ये इसका +4 है, ये प्लस, यानी कि ये तीनों सेम है, तो लास्ट वाला ही ऑप्शन होगा। हमारी जीएस पूरी हो गई। अब हम आते हैं मैथ पे। मैथ का क्वेश्चन थोड़ा सा कोशिश करेंगे जल्दी करें। देखिए, एक होलो स्फेरिकल शेल इज मेड अप ऑफ मेटल डेंसिटी, ठीक है, और इसका एक्सटर्नल रेडियस हमको दे गया है, तो वेट निकालना है। वेट का जो फॉर्मूला होता है ये इन्होंने दे रखा, हालांकि डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम। तो सबसे पहले हमें वॉल्यूम निकालनी है। वॉल्यूम क्या होती है स्फेयर की, चलो भाई बताओ। 4/3 पाई, और अब हमें दे रखा है होलो स्फेरिकल शेल, राइट, यानी इंटरनल और एक्सटर्नल, यानी 9 का क्यूब माइनस 6 का क्यूब, यानी कि 729 में से 216 घटाने हैं। ठीक है, तो ये हमारा डिफरेंस बन जाएगा। अब निकालते हैं। 4/3 गुना 22/7 मल्टीप्लाई बाई, इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 729 में से 513 216 गए तो कितना आएगा, 513, हाँ, मल्टीप्लाई बाई 513 मल्टीप्लाई बाई, अब ये हमारी जो होलो स्पेरिकल की डेंसिटी दे रखी है। अब डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन में वॉल्यूम, राइट, वॉल्यूम हम निकाल ही रहे हैं 513। ठीक है, इसको निकाल लेते हैं पहले, हम इसको साथ में लिख लेते हैं भाई। डेंसिटी जो हमको दे रखी है ना, हमको मास निकालना है, वॉल्यूम ये हो गई, और डेंसिटी हमें दे रखी है 42। क्योंकि ये मैंने इसलिए साथ में रखा क्योंकि ये 7 या 21 से 2 बार पे कट रहा था। अब हमें क्या करना है, 2 को 4 से गुना करना है, 8, 8 को 22 से करना है। ठीक है, तो ये कितना हो गया हमारा, 88। 88 को अगर हम 513 से गुना करेंगे, अब मैं आपको बताता हूँ एक चीज़। यहाँ पे आपको सवाल देखना है, इतनी बड़ी सॉल्यूशन क्या आप करेंगे 88 को 513 से, तो आपको एक चीज़ पता है, ये हमें 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि क्यूब है, डिवाइडेड बाई 1000 करना है। 1000 को हम ना करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये ध्यान रखना, 88 गुना 513 है। मैं आपको समझा देता हूँ। इधर हमारे पास आ गया, इसी को मिटाना ही पड़ेगा यार। अब आंसर, इसको गुना नहीं करना, इसको गुना ना करना पड़े इसलिए मैं लिख रहा हूँ। अब हमें एक चीज पता है, 88 से अगर हम किसी चीज को 500 को गुना कर रहे हैं, राइट, तो आंसर 88 से ज्यादा ही होगा। सीधी सी बात है भाइयों। ठीक है, और हमने 88 जैसे लिख लेते हैं, 88 को 513 से गुना कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमको करना है, और लास्ट में 7 6 जा 42, दो और था मल्टीपल, 42 से किया था तो। ठीक है, तो 3 दूनी 6 मल्टीप्लाई 88 था यहाँ पे। तो आप देखना, 3 दूनी 6, 6 गुना 88 में लास्ट में 8 आता है ये, यानी कि 8 6 जा 48, लास्ट में तो 8 आएगा, और 8 हमारे पास दो ही चीज़ों में है। अब हमें करना क्या है, 88 का गुना करना है इससे, ये कितना है 1026 से, और डिवाइडेड में 1000। अगर हम 88,000 को, इसको 1001 मान लेते हैं,
इसको इसको काटने के बाद सिर्फ 1001 मान लेते, यानी कि 88 से ऊपर ही आएगा। 1000 से गुना करेंगे तो 88 से ऊपर आएगा, जो कि 90 होता है। ये मैं इसलिए करवा रहा था कि 88 से नीचे आता तो ये होता, 88 से ऊपर आया तो ये है। ये मैं आपको पूरा सवाल दोबारा समझाता हूँ भाइयों, क्योंकि ये सवाल समझाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस दिन ये पेपर में आ गया ना भाई, उस दिन खोपड़ी खोल देगा आप लोगों की। वरना इसको मैं बहुत इजी तरीके से समझा रहा हूँ। 88 और 87 का मतलब जो होता है, हमारे पास 4/3 फॉर्मूला लिखेंगे, 4/3 गुना 22/7, और ये हमारा आ गया था डिफरेंस 513। डेंसिटी हमें दे रखी थी 42, डिवाइडेड बाई 1000 करना था। 7 या 21, 21 दूनी 42। अब हमारे पास क्या आ गया, 22 चौके 88, 88 हमेशा साथ में रखना है, और 513 को 2 से करेंगे तो 1026, और ये नीचे आ गया 1000। अगर हम किसी भी 88 को 1000 से ज़्यादा बड़ी संख्या है तो वो 88 से ऊपर ही आंसर देगा। ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यानी कि 1000 को इससे इसको काट देंगे तो कितना आएगा, लगभग आप इन दोनों को अगर काटेंगे तो ऊपर हमेशा आएगा 1.026। अगर हम 88 से 1 से गुना करेंगे तो 88, और 0.26 से गुना करेंगे तो प्लस में ये कुछ देगा लगभग 1, और वही हमारा आंसर है। यानी कि 88 से ऊपर होना चाहिए, और लास्ट में 8 आना चाहिए। 8 क्यों आना चाहिए, क्योंकि 88 को, इसको 8 को और 6 को गुना करेंगे तो जो यूनिट डिजिट होगी वो 88 को 6 से 8 6 जा 48, लास्ट में 8 आएगा, तो यानी कि 2 बनेंगे, और 88 से ऊपर आएगा तो 90 बनेगा। इस क्वेश्चन में लगभग 7-8 मिनट लग गई, लेकिन आपको समझाना जरूरी था ये, क्योंकि आप इसको छोड़ के आओगे। वरना हमेशा करना, ए और बी साथ में मिलके 12 दिन में कर सकते हैं। ए उस काम को 20 दिन में कर देता है, तो यहाँ पे 60 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो ए बी ये करते हैं, ए इतने में करता है, तो हमें बी निकालना है। यानी कि 5 - 3 2, 60 दिन में सारा काम ये होता है, तो 30 दिन में पूरा काम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सोहन ने, ये क्वेश्चन है भाई बढ़िया, और ये बहुत बार आता है। इसका बहुत सिंपल तरीका मैं आपको आज समझा रहा हूँ, जो आप देखते ही इसको टिक कर दोगे। पहली बार समझा रहा हूँ तो थोड़ा सा समय लगेगा। सोहन कुछ पैसे लेता है भाइयों, यानी कि वो पैसे लेता है 8 लाख, इतने पैसे उसने ले लिए, ठीक है। अब वो क्या करता है, 20% के सिंपल इंटरेस्ट है, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। वो पहले साल के बाद प्रिंसिपल अमाउंट, ये प्रिंसिपल अमाउंट है, उसमें से 25,900 590 को घटा देता है। तो हम घटाएंगे 806 465 में से 25 590, तो ये कितना बचेगा, ये बचेगा 578087, इतना बचा। अब इस पे लगा 20% का ब्याज। क्या हम 20% को 6/5 लिख सकते हैं, जी बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। वो कितना बनेगा, अब हम इसका एक 20% निकाल लेते हैं डायरेक्टली, वो निकलता है 1 लाख। लास्ट में निकालेंगे, 5 को 5 से काट दिया, पीछे से करते हैं भाई, 5 7 1, ये 7 है, 6 और 5, इतना बना 1,56,175 रुपये उसका पहले साल का ब्याज था, ठीक है। अब उसने क्या किया, अगले साल के ब्याज में सारा पैसा दे दिया, यानी कि जो अगले साल उसका फिर से ब्याज लगेगा, ठीक है। वो कितना लगेगा, इस पे भी ब्याज लग जाएगा और इस पे भी ब्याज लग जाएगा, ठीक है। इसका तो इतना ही रहेगा, 156 और 175, ठीक है। और ये इस दोनों का डबल कर देना आपको, ठीक है भाई, इस दोनों का मैंने डबल भी कर दिया। अब इसका ब्याज निकालना है 156 का, 1,56,000 का 20% कितना होता है, लगभग अगर मैं आपको बताऊं तो वो 4,100 के आसपास होता है। जिसे अगर हम डायरेक्टली, मैं इसी का निकाल लेता हूँ, ये होगा हमारा 161293, इतना प्लस इतना ब्याज, ये दोनों ब्याज हमारा मिलके हो जाएंगे 3,17,468। अब इसमें हम इसको जोड़ लेंगे, 8 लाख को, 806,465, तो हमारा कितना आएगा, 8 और 3 लगभग 11, क्या लास्ट में क्या आएगा, 8 और 5 3, तो इन दोनों में से 6 6 12 और 1 13 और 1 14,
ये यहाँ पे 7 है, 14, लास्ट में 4 आएगा तो ये 343 यही बनेगा। अब मैं आपको दोबारा समझाता हूँ क्यों, क्योंकि मैं खुद फर्स्ट टाइम भी कर ही रहा था अपने लिए भी, और बस मैं आपको डायरेक्टली समझा देता हूँ अब। जो आप फर्स्ट टाइम मैंने आपको समझाया कि आंसर का बेसिक तरीका क्या है, अब पेपर में कैसे करना है ये मैं आपको समझाता हूँ। इसका 20% निकाल लो पहले तो। इसका कितना आ गया, 1,56,175 आया था। ठीक है भाई, इसका तो हमने निकाल लिया, 1,56,173 आ गया भाई। ठीक है, और इसमें से हमने 25,000 घटा दिया था। 25,000 घटाने के बाद हमारे पास बचा था 7,80,875। इसका 1/5 कितना होगा, वो होगा 1,56,000। और इसका 1/20% करेंगे, इसका 20% ब्याज कितना होगा, वो था 1,61,293। ये हमारे दोनों ब्याज इकट्ठा हो गए, और वो कितना था, 3,17,468। ये प्लस जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट था, 8,06,465। अब इन दोनों को जोड़ दो, 8 और 5 13, 6 और 6 12 और 1 13, 4 और 4 8 और 1 9। अबे आगे से जोड़ना था, 8 और 3 11, 11 से हल्का सा कम है, सारे ही ऑप्शन 11 से हल्के कम है, लास्ट में 3 डिजिट आना चाहिए। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा भाइयों, याद नहीं रखना कुछ भी। ठीक है, इन दोनों को जोड़ दो भाई, कितना आ रहा है, लगभग 10,000। 10, कैलकुलेटर कहाँ है, रुक जाओ कैलकुलेटर छोड़ो। 8 और 5 13, हासिल गया 1, 6 और 6 12 और 1 13 का 3, हासिल लग गया 1, 4 4 8 और 1 9, 6 और 7 13, ऊपर आ गया 1 और 1 2, 8 और 3 11, 11 23 93। नहीं नहीं, कुछ तो गड़बड़ हो गया भाई। अरे ये नहीं जोड़ना था भाइयों, मैं आपको बताता हूँ, एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है। हमें इसमें नहीं जोड़ना ये, हम क्योंकि इसमें से तो ये पैसे दे चुका था, इसमें नहीं जोड़ना ये, हमें इसमें जोड़ना है। 3,17,000, इन दोनों का हमें हमें सम करना है, 78,075 का और इसका, वो कितना आएगा, 8 और 5 13, 7 और 6 13 और 1 14, और लास्ट में 343 इसी में है। थोड़ा सा मुश्किल रहा होगा, लेकिन फर्स्ट टाइम आपने किया है तो थोड़ा सा ध्यान से करना इसको, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, हाउ मच विल ए सम ऑफ 77,000 अमाउंट टू, एक साल के इंटरेस्ट के बाद कंपाउंडेड हाफ ईयरली करेंगे। तो कंपाउंडेड हाफ ईयरली का मतलब क्या होता है, 20% है तो 10 प्लस 10 प्लस 1। बिल्कुल बेसिक सी चीज़ है कि आपको 10 प्लस 10 प्लस 1 का फॉर्मूला लगाना, फॉर्मूला कुछ नहीं है, 10% वहाँ पे 10% वहाँ पे, और 10% का 10% कितना होता है, 1। ठीक है, समझ गए होगी, हाफ ईयरली ये हो गया, ये हाफ ईयरली हो गया, इसका ब्याज 1, तो वो टोटल 21% हो गया। ठीक है, अब 77,000 का 21% हमें निकालना है। 77 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया, लास्ट में करेंगे तो आ गया हमारा 7 दूनी 16 और 1 16, 17 और 16, यानी कि ये हमारा आ गया इतना, 16,170 में हम जोड़ देंगे अब 77,000 को। तो ये कितना आ गया, लास्ट में तो 170 आएगा, एक ही ऑप्शन में है वैसे तो। अब ये तो भाई बच्चों वाला सवाल है, दो संख्या है जिनका रेशियो 7 और 3 है, इनका एचसीएफ है, यानी कि इसमें भी कॉमन होगा और इसमें भी कॉमन होगा। ठीक है, अब हमें करना क्या है, 34 गुना 7 गुना 3, 7 या 21, लास्ट में 1 आएगा, 4 एकम 4, यानी कि लास्ट में 4 आएगा, तो एक ही ऑप्शन में है। हमें 700 800 से कोई मतलब नहीं है, ये समझे आप मैंने कैसे किया। मैंने 7 या 21 कर लिया, 21 का मल्टीप्लाई 34 से करूंगा तो लास्ट में क्या आएगा, 4 एकम 4, 4 एक ही डिजिट में था लास्ट में। ये यूनिट डिजिट वाला फॉर्मूला मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा, आपको मजा आ जाएगा ये वाला देख के। अब छठा क्वेश्चन है हमारा, एक बंदा क्या करता है, 10,000 की सूची पर 15% की जो है छूट दे देता है। अगर कोई बंदा 10 दिन के अंदर आकर दूसरा सामान ले जाता है और नगद देता है पैसे, तो उसको 5% की और छूट दे देता है। अब हम इस सवाल को सुलझाता हूँ मैं भाई, देखो 10,000 का माल है, 15% की छूट दी तो कितने का हो गया, 8500 का।
यानी कि 8500 से ही कम आंसर होगा हमारा, क्योंकि 5% की छूट और देता है, तो ये दोनों तो गलत हो गए। अब इस पे 5% की छूट देता है, यानी कि इसको बेचेगा 95/100। जीरो से जीरो कट गई। अब हमें करना क्या है, 85 को 95 से मल्टीप्लाई करना है, पूरा नहीं करना है। यहाँ पे 95 लिख लिया, लास्ट में 55 यानी कि लास्ट में 5 आएगा। हमारे पास एक ही डिजिट है जिसमें लास्ट में 5 है, क्योंकि ये दोनों तो पहले ही कट गए थे, पूरा कभी करना ही नहीं है। लास्ट की डिजिट से आप बहुत जल्दी सोल्व कर सकते हैं। हमने इस पेपर में लगभग 4 से 5 सवाल, 2 रीजनिंग के और 2 मैथ के लास्ट डिजिट से किए हैं। अब एक बंदा क्या करता है, मिक्स कर लेता है। 157 की कोस्टिंग पे ये आया था, 105 की कोस्टिंग पे ये आया था, 114 में उसको बेचना है, तो एलिगेशन से करेंगे। 114 में से 105 गए तो हमारे पास आया 9, 157 में से 114 गए तो 43। यही हमारा आंसर होगा। अब तीन बंदे हैं जिन्होंने अपना धंधा शुरू किया। अगर लास्ट में जीरो है तो उसको काट दो, इसका कोई मतलब नहीं यहाँ पे, राइट। तो अब हमने देखा कि इस बंदे ने 130 रुपये, 195 और 52 रुपये का काम शुरू किया। अब ये कह रहा है कि जो डिफरेंस है इन दोनों के बीच का बताना है, यानी कि 130 और 52 के बीच में कितना डिफरेंस है, ये हमारा 48 और 30 78 का वैल्यू बताना है। और बी का शेयर है 685, ये दे रखा, यानी कि 195 बराबर है 685। तो 78 की वैल्यू कितनी होगी, यानी कि 685/195 मल्टीप्लाई बाई 78। इस सवाल को भी मैं आपको बता दूं यूनिट डिजिट से ही सोल्व करेंगे हम, ठीक है। वो कैसे, अब ये 78 है, ये 78 39 से कट सकता है। 39 से छोटा क्या होता है, 13, 13 छिके 78, 13 एकम 13 और 15। अब 6 से काट दिया हमने, 2 3 से काट दिया 2 पे, 3 से आ गया 5 पे। अब ये देखो 5 दूनी 10, अब इसको मल्टीप्लाई कर लो। 5 से हम इसको काटते हैं तो कितना आएगा, 5 एकम 5, 3 7, 2 से 7 दूनी 14, लास्ट में 4, एक में ही है। ये मैं आपको यहाँ भी डायरेक्टली दिखा सकता था कि 195, और अगर इसको 5 से डिविजिबल करेंगे तो इससे डायरेक्टली मल्टीप्लाई तो नहीं हो रहा, लेकिन अगर मैं इसको 39 से करता तो हो जाता। 39 को अगर हम 5 से, जल्दी मैं आपको करके दिखा देता हूँ कि जल्दी क्वेश्चन हो सकता था, ये मैं आपको बताता हूँ। चलो अब हमें क्या करना था, ये क्वेश्चन आपने यहाँ तक लिखा था कि इन दोनों के बीच में ये हमारा कितना था, 52। हमें 78 की वैल्यू निकालनी थी, ठीक है। ये तीन वैल्यू थी, 78 निकालना था। 685 जो है उसकी वैल्यू थी 195, और हमें 78 निकालना था। अगर हम 39 से करें, 39 पे 2 गया और ये 5 पे गया, ये डायरेक्ट भी निकल सकता था। और 39 से डायरेक्ट आप इसको भी काट सकते थे, कितने पे, 15 पे। और इससे अगर हम डायरेक्टली करेंगे तो 137 था ना, 2 से करेंगे 7 दूनी 14, यानी कि 4 डिजिट थी हमारी, राइट। यानी कि ये कितने पे आता हमारा, 37 पे कट जाता। 7 दूनी 14, हर जगह ऐसे यूनिट डिजिट ही देखनी है, पूरा नहीं करना है। हमारे यूनिट डिजिट से कई सवाल हो गए इस पेपर में। अब नेक्स्ट जो आता है, इसने 10 किलो चावल लिए, इसने 40 किलो चावल लिए, इसने 36 के भाव से लिए, इसने 44 के भाव से लिए, और टोटल को बेच दिया 42 के भाव से। समझ गए भाई आप। तो अब हम इसको रेशियो से भी कर सकते हैं, लेकिन हम इसको रेशियो से नहीं करेंगे भाइयों। रेशियो से करना ये थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, हम डायरेक्टली कर लेते हैं। ये कितना हो गया, 360, और ये कितना हो गया, जीरो लास्ट में, 44 चौके 176, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया हमारा, इन दोनों को अगर हम सम करेंगे तो 2120 हो गया। और टोटल बेचा कितना है, 42 के रेट पर। टोटल कितना किलो हो गया, 10 किलो ये और 40 किलो ये, 50 किलो बेच दिया। 42 पंजे 210, यानी 2100 में बेच दिया, 2120 रुपये लेके। कितने का टोटा हो गया, 20 का टोटा हो गया। अब हम नेक्स्ट करते हैं। इन सवालों को मैं 4 से 5 मॉक टेस्ट में थोड़ा सा लंबे तरीके से कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए, उसके बाद धुआं उठा देंगे, राइट। अब हमें नेक्स्ट है, ये वाला क्वेश्चन देख के कभी भी छोड़ना नहीं है। डेसिमल के बाद गिन लो कितने में है,
डेसिमल के बाद 1, 2 और 4, 6, यानी कि डेसिमल के बाद जिसमें भी 6 होंगे वही आपका आंसर होगा। इसमें कितने हैं? 4, 2 6, 2 8। इसमें कितने हैं? 2 3 4। इसमें कितने हैं? 4 3 7 और 1 8। इसमें कितने हैं? 3 और 3। इसमें तो कोई डेसिमल है ही नहीं ना, तो 6 है। डेसिमल के बाद 6 आते, 6 आते। कई लोगों को आपने देखा होगा वो करेंगे 7 7 5 8 1 5 अपॉन में 10 मल्टीप्लाई बाई 5 7 5 6 अपॉन में 10। ये कुछ नहीं होता। डेसिमल के बाद ऐसे ऐसे तो बहुत सारी ट्रिक है जो शायद किसी टीचर ने शायद ना समझ, ये अब मैंने प्रैक्टिस कर करके ही सीखी है भाई, क्या पता और कोई टीचर बताता भी हो। एक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वाई। एक्स और वाई ये हो गया डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। एक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वाई ये हो गया। अब ये कह रहा है कि अगर हम y की जगह 14 रख देते हैं और x की जगह रख देते हैं हम 8 और इक्वल टू के ऊपर कोई भी कांस्टेंट आ जाता है, तो k की वैल्यू कितनी हो गई? 14 गुना 8। अब ये पूछ रहा है कि अगर फाइंड द वैल्यू ऑफ x व्हेन y इज 28, y की जगह हमने 28 रख दिया, x यहीं रह गया और k की वैल्यू कितनी है? 14 गुना 8। तो ये 2 से गया, ये 4 से गया, यही इसकी वैल्यू हो जाएगी। अब ए जो है बी से 50% ज़्यादा एफिशिएंट है, यानी कि ए ये है, बी ये है। ये 150 है, ये 100 है। इसको हम 3:2 में लिख सकते हैं। ये इनकी एफिशिएंसी है। ठीक है, अगर ये इतनी स्पीड से कर रहे हैं तो टाइम कितना लेंगे? ये 2 टाइम लेगा, ये 3 टाइम लेगा। ये दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शन होते हैं, यानी कि जो जितना ज़्यादा भागेगा वो उतना ही तो कम टाइम लेगा। ये अगर तेज भाग रहा है तो टाइम कम ही लेगा। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन में समझाता हूँ आपको। 2 और 3 आपको समझ आ गया होगा, राइट? तो अब बताता हूँ। दोनों ने साथ काम करके एक काम को 20 दिन में खत्म किया। ए बी ने मिलके एक काम को 20 दिन में खत्म किया और दोनों एक दिन में कितना काम करते हैं? 5। तो टोटल काम कितना हो गया? 100। अब ये पूछ रहा है कि बी कितना दिन में कर देगा। तो अब हमें बताना है कि बी कितना काम, 100 जैसे टोटल हमारा काम हो गया। समझ गए? यहाँ तक अगर कोई बंदा ना समझ में आया हो तो वो मेरे को बताने का। ठीक है, 100। अब कुछ लोग इसमें बोलेंगे कि ये 2 की लग रहा है तो 2 बटा के और 50 बिठा दूं मैं। यही आप गलती करोगे। ये 50 नहीं बिठाना, आपको ढंग से सवाल को सोल्व करना है। अगर ए बी 20 दिन में करते हैं, ए बी 20 दिन में कर दिया और एक दिन का काम 5 हो गया, तो टोटल काम हमारा हो गया 100। राइट? अब हमें इसके इन्वर्सली देखना है, यानी कि ये 2/3 था और ये 2/3 था। सेम ही लिख दिया भाई। ठीक है, और इसका मैं एक अल्टरनेट 60 तो आपको इधर से मालूम चल जाएगा कि ये 20 है तो ये 3 में करेगा तो ये 60 हो जाएगा, और ए करेगा तो 20/2 यानी कि 40 में करेगा। पूरा काम 20 है तो जो ए है वो 2 करेगा, ये देखो 2 करेगा तो 40 दिन में, और जो बी है वो 20 गुना 3 60 दिन में करेगा। इसका मैं एक अल्टरनेट ऑप्शन आपको और बता देता हूँ जो आप जल्दी से इसको कर पाओगे। रबड़ा भाई, ये बिना उसके देखे कर लेना है सीधा डायरेक्टली। अब आपको पता है कि ये 3 है और ये 2 है, तो जो आंसर होगा ना वो हमेशा इन दोनों का मल्टीपल होगा, और वो एक में ही है वैसे तो, लेकिन कई बार ज़्यादा हो जाता है तो ये इसका 20 का भी मल्टीपल होगा। जो आंसर होगा ना वो हमेशा 20 का मल्टीपल भी होगा, क्योंकि 20 दिन में काम किया है ना। ठीक है, तो ये तीनों का मल्टीपल एक ही है वैसे। इससे भी आप आंसर को जल्दी निकाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बी जो भी काम करेगा ना वो 20 के भाग में तो आएगा ही आएगा, और 20 का डिविजिबल वहाँ पे सिर्फ 2 ही थे, 40 और 60। अब यहाँ पे वो क्वेश्चन निकालने का तरीका जब मैं चैप्टर समझाऊंगा ना तब समझाऊंगा कि इसने बोला है कि मीडियन निकालना है, मीडियन हमेशा बीच वाला पार्ट होता है, खत्म सवाल। अब ये थोड़ा सा फिगर वैसा है लेकिन हम निकाल लेते हैं, कोशिश करेंगे भाइयों। कि एक पाई चार्ट गिवन है, इसमें से इफ द टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन 5 डिफरेंट कॉलेजेस इज, यानी 100% बराबर कितना है? 52,000। हमें निकालना क्या है, किसका किसका है? पी और एस।
ये कितना है, 20 और 18, 38 निकालना है। अब मैं आपको बता देता हूँ, 38 को मल्टीप्लाई करना है 522 से, ठीक है। ये आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि लास्ट की यूनिट डिजिट सारी ही यूनिट वंस और हंड्रेड। 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और एक 17, 8 पंजे 40 और एक 41, ठीक है। 2 तिया 6, 2 तिया 6, 5 तिया 15, 6, 3, 8, 9 और एक 19,836। वैसे इसमें टाइम लगना नहीं था। अब नेक्स्ट सवाल आता है कि बाय हाउ मच 60%, 60% ऑफ 80 कितना होगा। 60% ऑफ 80 यानी कि 48। ये ज्यादा है 2/5 ऑफ 45, यानी कि 9 दूनी 18 से, 18 से ज्यादा कितना है, माइनस कर देंगे तो 30 आ जाएगा। आप इन क्वेश्चनों को करके जरूर आना भाई, एक बार देखना जरूर। क्योंकि तरीके मैं आपको जब क्लास कराऊंगा ना तो समझा दूंगा। 360 किलोमीटर का डिस्टेंस है, ट्रैवल करती है, तो इसको कई हिस्सों में कर रखा है। पहले 120 किलोमीटर के लिए वो 60 की स्पीड से यानी 2 घंटे में, अगले 180 किलोमीटर के लिए वो 90 की स्पीड यानी 2 घंटे में, अगले बचे हुए डिस्टेंस का वो कवर करता है 120 मिनट में, यानी कि 300 तो हो गया, 60 किलोमीटर करता है 120 की स्पीड से यानी कि आधा घंटा। 4.5 घंटे में यानी 9/2 घंटे में वो पूरा डिस्टेंस ट्रेवल कर लेता है। पूरा है 360, ये 4 पे गया और ये 4 दूनी 8, 80। अब एक बंदा क्या करता है, आपको एक चीज समझा देता हूँ, ठीक है। ए शॉपकीपर मार्क्स एन आर्टिकल एट एक्स एंड ऑफर से डिस्काउंट ऑफ 20%। एक चीज 100 की है, उसको 20% डिस्काउंट दे देता है तो 80 पे हो गई। ही सेल्स इट फॉर 461, 461 की वो बेच देता है। और चार्जिंग वेट, यानी वेट जो है वो उससे चार्ज कर देता है 80%। आपने एक चीज सुनी होगी, अगर मैं इसका 20% डिस्काउंट किया तो 80 आ गया। अब मेरे को वापस से इसको 100 बनाना हो तो कितने से गुना करना पड़ेगा, कि जी 5 बचे 4, वो कितना होता है 25%। यही हमारे क्वेश्चन में है, हमने इसको 20 पे किया फिर 25 पे कर दिया तो वही सेम आ गया, ठीक है। समझ गए होंगे, 100 से 20 करने के लिए हमें 80 करने के लिए कितने से गुना करना पड़ा, जी हमें 1/5 से। और 80 से 100 करने के लिए हमें 1/4 से गुना करना पड़ा, यानी कि 25%, 20%। तो वही घूम फिर के वहीं आ गए आप। डायरेक्शन वाले सवालों में होता है ना, लेफ्ट राइट और वहीं आ जाते हैं। द वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर इज इतनी, तो वॉल्यूम निकाल लेते हैं, टोटल सरफेस एरिया निकाल रखा है 22/7 पाई आर स्क्वेयर इंटू एच इक्वल टू 10,472। यानी कि यहाँ पे आप देखोगे तो फिर नेचुरल नंबर है तो ये डेसिमल में तो होगा नहीं, यानी ये 17 से कटेगा ही कटेगा। 17 एक कम, 17 छिक्के 102, 2 27, एक यानी 616 से कटेगा। और आर स्क्वेयर की वैल्यू अब निकाल, 22 इससे भी कटेगा। ये कितने पे कटेगा, 22 दूनी 44 और 17 76 यानी 8 पे, यानी कि 7 गुना 7 गुना 4, 2 गुना 2 लिख देते हैं तो आर स्क्वेयर कितना, आर हो गया हमारा 14। अब हमारी आर की वैल्यू आ गई 14, तो अब निकालते हैं 2 × 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, यानी कि 14 और 17 31, ये हमारी वैल्यू निकलेगी। अब देखिए 7 से 2 पे गया। अब इससे ज्यादा आपको कोई भी मल्टीप्लाई नहीं करनी है, वो मैं बताता हूँ क्यों। इसको मैं साफ साफ लिख लेता हूँ, 2 × 22 × 2 × 31, इसकी यूनिट डिजिट काउंट करो। 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 का एक से मल्टीप्लाई किया तो लास्ट में 8। ये एक और यूनिट डिजिट से सवाल है, लास्ट में 8 आना चाहिए, यही हमारा आंसर होगा। यूनिट डिजिट के मैं आपको बहुत अच्छे से ट्रिक समझाऊंगा, यानी कि हम लगभग 7-8 क्वेश्चन तो सिर्फ उसी से कर चुके हैं अभी तक, सिर्फ एक ही फॉर्मूले से। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक कार रन्स फॉर फर्स्ट 300, देखो 375 किलोमीटर के लिए 50 की स्पीड से भागी वो, 375 किलोमीटर के लिए 50 की स्पीड से भागी तो वो 7.5 घंटे में ट्रेवल किया। अब अगला क्या था, 315 किलोमीटर के लिए 70 की स्पीड से भागी तो 7 चौके 28, 4.5 घंटे में ये ट्रैवल किया।
नेक्स्ट 575 के लिए 57.5 में किया तो 10 घंटे के लिए किया, तो 7 और 4 11 और 1 12 और 10 22 22 घंटे में इसने पूरा डिस्टेंस ट्रेवल किया। अब पूरा डिस्टेंस कितना था, इन दोनों को करेंगे तो 690 और 747, राइट। इसको 11 से मल्टीप्लाई करते हैं, 11 एकम 11 छिके 66, 8 7 और 7, ये 7 से तो नहीं कट रहा भाई। What is the average speed of the entire journey? 11 एक 66 यानी 8 और 7 87, ये डायरेक्टली नहीं कट रहा भाई, कट ही नहीं रहा। फिर भी हम पॉइंट में लेके चलते हैं, चलो आसपास तो निकलेगा ही। 11 छिके 66 और कितना बचा 87, इसको लगभग 8 मान लेते हैं, नहीं कट रहा भाई डायरेक्ट। पहली 375 थी, फिर 315 थी, और नेक्स्ट 575 थी ये भाई, इसलिए नहीं निकल रहा। इसका जो टोटल सम कर लेते हैं, तीनों का सम करने के बाद हमारे पास आएगा 1200, 3 3 6 और 5 1265 डिवाइडेड बाय 22। ये इसको 11 से किया तो 115/2 यानी कि 57.5। मैंने 575 पूरा नहीं लिखा था। अब प्रशांत और निशा दो प्रेमी हैं, यहाँ एक दिल्ली से चलता है, एक कानपुर से चलता है। प्रशांत की स्पीड 57 है, निशा की स्पीड 33 है, ठीक है। अगर फाइंड द टाइम बाय निशा इफ टू रीच कानपुर इफ प्रशांत टेक 11 घंटे, अगर ये 11 घंटे लेता है तो 33 गुना एक्स टाइम कितना लगेगा, 11 से 3 पे और ये 19 पे। हमारा मैथ कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं अपने हिंदी पे। सही विशेषण, विशेषण का मतलब क्या हो गया, इसमें आप ऑप्शन पुटिंग कर सकते हैं। अद्भुत जहाज को से सब कूद जाते हैं, नहीं भाई, डूबते हुए जहाज से सब कूदते हैं, बिल्कुल सही बात। इस क्वेश्चन को देखो भाई, गंगा के किनारे नगरों में आबादी का दबाव बढ़ता जा रहा है पर्याप्त सीमा तक, यानी कि ये तो नहीं होगा, यानी कि सबसे पहले आएगा आपका ब। गंगा के किनारे नगरों में आबादी का दबाव पर्याप्त सीमा तक बढ़ता जा रहा है। नेक्स्ट करेंगे अब, शंभू वहां से जाएगा, शंभू वहां नहीं जाएगा। इसमें भी आपको यही क्वेश्चन करना था कि क्रिया विशेषण, निषेध मतलब नेगेटिव, राइट, नेगेटिव यहाँ पे एक ही वर्ड है, कौन सा, नहीं, ठीक है, नहीं नेगेटिव है निषेध। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, कोशिश करेंगे ऑप्शन छुपा के रखें यार। शुद्ध वाक्य, शुद्ध वाक्य तो भाई आप कर ही सकते हो यार, इतना तो बिल्कुल नहीं हो। राजपूत नारियां की रक्षा करती हैं, वह बालक बहुत अश्लील है, ये तो बिल्कुल इजी डुएबल क्वेश्चंस है। इस किताब के पृष्ठ पीले पड़ गए हैं, बिल्कुल कार के कर्ता ने कर्म से। ऐसे दुष्ट ऐसे ही अवसर पर अपना बाण चलाते हैं, यह दुष्ट ऐसे ही अवसर पर अपना बाण चलाता है, दुष्ट मतलब पापी। तुर्जन सिंह, कर्ण अर्जुन के सौतेले फादर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्यापक नियम के विरुद्ध, इसमें एक सार्थक शब्द ढूंढना वाक्यांश के लिए। मतलब नियम के विरुद्ध कौन चलता है, जो नियम को फॉलो नहीं करता है, यानी कि असत्य नहीं होगा, अप्रलंग, अनियमित, अपवाद। अपवाद क्या होता है कि हर जगह जो गर्दा उठा देता है, नेगेटिव आदमी, है ना। एक्सेप्शनल उसको बोलते हैं। कागज भरना मुहावरे का निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ है, कागज भरना मतलब बहुत ज्यादा काम करते रहना, काम करते रहना भी, ये तो पॉजिटिव या नेगेटिव लिखने की अर्थ नहीं भाई, व्यर्थ लिखना, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दिए गए वाक्य का क्रम बनाइए। समाचार पत्र लोगों का ज्ञानवर्धन तथा मनोरंजन करते हैं और उन्हें वास्तविकताओं से परिचित कराते हैं, ये बन गया। इतनी ही जल्दी आपको पेपर में करना है भाई, राइट। इस कक्षा की सभी छात्राएं खिलाड़ी हैं, बिल्कुल सही है। इस कक्षा की सभी छात्राएं दौड़ती हैं। का मतलब होता है काम करना, यानी कि या तो बढ़ना या घटना, कुछ करना।
अब खिलाड़ी हैं तो वो काम तो नहीं कर रही ना, दौड़ती हैं मतलब वो काम कर रही है। ठीक है, क्रिया विशेषण का रूप देखना, सुष्मिता ध्यान से पुस्तक पढ़ रही है, यानी कि कुछ कर रही है। क्रिया विशेषण का मतलब कुछ काम करनी है। प्रत्येक पदार्थ को क्षणिक और नश्वर करने वाला सिद्धांत, खतरनाक आदमी, अनित्यवादी। इसकी मैं एक क्लास कराऊंगा आपको बहुत अच्छे से। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध अशुद्ध तो भाई आप कर ही लोगे यार, शुद्ध अशुद्ध का तो कोई लॉजिक बना भी नहीं। हथेली पर सरसों नहीं जमती, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जब आप हथेली पर सरसों नहीं जमती का मतलब है कि सिर्फ कहने से नहीं होगा, करने से होगा। प्लान कितने भी बना लो, पेपर निकाल के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। अंतिम का अंतिम जो है, निम्नलिखित वाक्य के रिक्त स्थान में अंतिम का विलोम शब्द लिखें। इसमें रिक्त स्थान कहाँ है भाई? राहुल की प्रतियोगिता में अंतिम का विलोम शब्द यानी फर्स्ट। अब इसका तो क्या बताएं भाई? धैर्य का सही, सहनशीलता और संयम। ये पैसेज तो आपको करना ही पड़ेगा भाइयों, पैसेज तो करना ही पड़ेगा। पैसेज मैं नहीं करवाऊंगा, पैसेज तो बहुत इजी चीज होती है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द हाईलाइटेड वर्ड। हाईलाइटेड वर्ड कौन सा? इसमें मैग्नीशियस लग रहा है। मैग्नीशियस का मतलब क्या होता है मेरे को बताओ पहले। मैग्नीशियस जो होता है, लिबरल होता है जो, मैग्नेनिमस जो बेनोवेलेंट होता है, जो जनरस होता है, जो लीनियंट होता है, ठीक है, वो उसको बोलते हैं। जो ग्रेशियस होता है, ग्रेशियस का तो मतलब होता है हम्बल और काइंड, ठीक है। पीटी होता है कि जो मतलब अनकाइंड, दयालु नहीं होता है, खतरनाक, लल्लू पल्लू। मर्सी मतलब जो बिल्कुल भी किसी पर दया न करने वाला, ये अलग चीज हो गई। लिबरल का अलग हो गया पीटी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। शी bought an umbrella because it was raining heavily. On her way home, she also picked up an apple for the snack and the book to read during the evening. And a book to read the evening. एन पहले में ही थी, ठीक है। She placed the bucket carefully on the table near the window beside the vase. अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, ये पी क्यू आर एस है, कहाँ तक है? हाँ यहाँ तक है। पहला तो आ गया द साइंटिस्ट डिस्कवरी लेड टू ए रिवोल्यूशनरी ट्रीटमेंट। फिर इसके बाद आएगा द साइंटिस्ट, सेम नहीं आ सकता। इवेंचुअली नहीं, इट टू, पहले ए आएगा भाई देखो, पहले ए आएगा इस क्वेश्चन में, क्योंकि द साइंटिस्ट डिस्कवरी लेड टू ए रिवोल्यूशनरी ट्रीटमेंट, द फाइंडिंग्स वर इनिशियली डिसमिस्ड बाय वाइडर मेडिकल कम्युनिटी, ठीक है। इसके बाद आएगा द साइंटिस्ट हाउएवर परसिस्टेड इन कंडक्टिंग फर्दर एक्सपेरिमेंट, इट टुक ईयर्स ऑफ एडवोकेसी टू रिसर्च, और फिर लास्ट में वो इवेंचुअली मान गए और उन्हें इग्नोर नहीं किया। तो यही आएगा ए बी डी और सी, ए बी डी सी, हाँ यही है। अब क्वेश्चन नंबर 5 आ जाते हैं। द पेन इज माइटियर देन स्वॉर्ड, यानी कि पेन की पावरफुल ज़्यादा होता है, और मतलब मोर पावर होती है इसका, पावरफुल आइडियाज एंड हैव मोर इन्फ्लुएंस देन वायलेंस, यही होगा भाई, मोर पावरफुल होता है। अब डोंट काउंट योर चिकन बिफोर दे, बिना रिजल्ट के सपने नहीं देखना चाहिए, लीनियंट, ठीक है। बिना सपने, बिना उसके देखने नहीं चाहिए। अवॉइड मेकिंग प्लान्स ऑन अनसर्टेन आउटकम, जब तक पता ना हो तो। द न्यू मैनेजर इज नोन फॉर लीनियंट अप्रोच, ये वर्ड तो मैं भी इधर कहीं देखा था। लीनियंट अप्रोच कौन सी होती है? लीनियंट का मतलब होता है जेनरस, खुला, बहुत अच्छा आदमी। इसका उल्टा क्या होगा? खतरनाक, जो बेकार आदमी हो। बेकार आदमी कौन होता है? जो अकड़ू हो, खुला न हो, स्ट्रिक्ट, ठीक है, स्ट्रिक्ट आंसर आ जाएगा। काम का मतलब शांत करना, फॉरगिव का मतलब माफ करना, जेंटल का मतलब बहुत अच्छा। तो ये तीन तो हो ही नहीं सकते थे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यू कैन हैव टी और कॉफी बट नॉट बोथ, सो मेक यूर चॉइस वाइजली। इस तरीके से ही करना है। इसमें क्या करना है? इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड निकालना भाई। शी वाज प्रेज्ड फॉर कंसेंशियस,
effort in completing the project on time and her colleagues admired her diligence तो भाई कोई वर्ड नहीं होता मेरे हिसाब से, diligent हार्ड वर्किंग होता है, हार्ड वर्किंग वर्थ एथिक्स, हार्ड वर्किंग होता है, हाँ यही है भाई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गई। डिस्पाइट फेसिंग न्यूमरस चैलेंजेस इन हर करियर, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन किसके लिए? ए पर्सन हु कुड नॉट मेक मिस्टेक, ऐसा कौन बंदा होता जो मिस्टेक नहीं करता, राइट, इनफेलिएबल। और इम्पेकेबल का मतलब क्या होता है? जो एररलेस, गलतियां नहीं करता। इनकोरिजिबल मतलब इनक्यूरेबल, होपलेस टाइप का। ओमनिपोटेंट का मतलब होता है भाई जो सर्वशक्तिमान भगवान के टाइप का आदमी होता है, उसको बोलते हैं उन। ठीक है, इसमें से एक वर्ड बताना है जिसकी स्पेलिंग गलत हो, आर्किटेक्चर की गलत है भाई। ठीक है, अब वन हु स्टडीज एंड राइट्स अबाउट पास्ट, ठीक है, ये फिलेटलिस्ट होता है ना? नहीं, हिस्टोरियन। अच्छा यहाँ क्या आएगा ये पूछ रहा है। टुडे ही इज वेल नोन हिस्टोरियन, यहाँ क्या आएगा ये बताना, हिस्टोरियन, राइट। अब नेक्स्ट पे आते हैं। द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मोर देन वन स्पाउस एट ए टाइम, पोलीगैमी। बाईगैमी का मतलब दो, मोनोगैमी का मतलब एक, पोलियंड्री मतलब जो अपने हस्बैंड ज्यादा रखता है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। रखती है। द साइंटिस्ट स्पोक सो दैट द इवन द मोस्ट कॉम्प्लेक्स थ्योरीज बिकेम इजी टू अंडरस्टैंड सो क्लियरली। ठीक है, शी स्टडीड हार्ड फॉर द एग्जाम बट शी डिड नॉट परफॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। तो कॉम्प्रिहेंशन तो भाई कैसे ही करवाऊँ, कॉम्प्रिहेंशन का तो कोई जुगाड़ नहीं, आपको पढ़ना पड़ेगा और करना पड़ेगा। एक दो अगर एंटोनियम सिनोनियम वगैरह होंगे तो देख लेंगे। वर्ड स्ट्रक्चर डज द, एंटोनियम सिनोनियम वैसे पूछ लेते हैं। सेंट्रल थीम भी मैं नहीं बता सकता भाई। और इसके बाद एंटोनियम आ गया रिजुविनेशन। रिजुविनेशन का मतलब होता है पुनर्जन्म टाइप का, जिसका दोबारा से जन्म हुआ हो, या फिर जवान बनना, या मतलब एनर्जी लगा के जिम वगैरह जाके फिर से वही देखना, है ना। एंटोनियम इसका मतलब बुढ़ापा होना, यानी कि एनर्जी निकलना, यानी कि एग्जॉस्ट हो जाना। ये हमारा टोटल पेपर था भाइयों।